बाजार के आखिरी घंटे का हर एक्शन, सटीक विश्लेषण, मुनाफे वाले आइडियाज। कीजिए कल की तैयारी आज हमारे साथ। देखिए CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। भारतीय मार्केट्स के लिए आज थोड़ा टफ दिन कहना होगा, लेकिन फिर भी एक रेंज के अंदर है। जी हाँ, जो एक्सपायरी की रेंज आज सुबह हम डिस्कस कर रहे थे उसी में हैं हम, लेकिन ये ज़रूर है कि बायस क्लियरली जो है वो नेगेटिव साइड पर रहा है। निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, निफ्टी IT में थोड़ा कम, और ख़ास तौर से मिड और स्मॉल कैप में। चलिए, निफ्टी की आप एक बार समझ सकते हैं कि एक्सपायरी ड्रिवन ट्रेड है, लेकिन मिड और स्मॉल कैप को लेकर काफ़ी लोग नर्वस हुए होंगे। क्या एक वीकनेस की शुरुआत है यानी, ये थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। शेयर और वीरू भी रहेंगे मेरे साथ शो में। क्लोजिंग शो की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार पर दबाव। निफ्टी करीब 100 पॉइंट फिसल कर 25,100 के करीब। बैंक निफ्टी पे 300 पॉइंट गिरा। मिड कैप और स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा गिरावट। 2 दिनों में 15% चढ़ा इंडिया विक्स। तो ग्रोथ आना बहुत जरूरी है। या तो स्टॉक्स और सस्ते हो या तो ग्रोथ आए। हम नहीं चाहेंगे कि स्टॉक्स और सस्ते हो, तो ग्रोथ आना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर सेकेंड हाफ में ग्रोथ आ गई ना, तो यहाँ से फिर एक अच्छा माहौल बन जाएगा फ्रेश इन्वेस्टमेंट। दिवाली के मौके पर बाजार की सबसे बड़ी दमदार जोड़ी। CNBC आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल से एक्सक्लूसिव बातचीत में सुनील सिंघानिया बोले, ग्रोथ लौटी तो दिखेगी अच्छी तेजी। फार्मा, न्यू एज, फिनटेक और डिपॉजिटरी शेयरों पर बुलिश। मधु किला बोले, सोने चांदी से निवेशक अब रहें सतर्क। लंदन एक्सचेंज में एक दिन के स्क्वीज के कारण चांदी ऐसे 10-10% बढ़ जाती है। ये सस्टेन नहीं करता है, तो मैं तो नहीं इंक्रीमेंटली इन्वेस्ट करूंगा यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर में। LG इंडिया की दमदार लिस्टिंग। 50% प्रीमियम के साथ NSE पर 1710 रुपये पर हुआ लिस्ट। 54 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ था IPO। मैनेजमेंट बोला IPO सभी सेगमेंट में पकड़ मजबूत। ग्रोथ और बढ़ाने पर होगा फोकस। आज के बिग स्टॉक्स और ChatGPT और स्पॉटलाइट पर सटीक। अच्छे नतीजों से HCL टेक निफ्टी के टॉप गेनर्स में हुआ शुमार। साथ ही स्पॉटलाइट शेयर वैम मजबूत। उधर ChatGPT शेयर टोरेंट पावर, फेडरल बैंक में अच्छी खरीदारी। और सरकारी बैंक, मेटल और कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों में सबसे ज़्यादा गिरावट। 1.5% तक फिसले तीनों सेक्टर इंडेक्स। साथ ही कैपिटल गुड शेयरों में भी दबाव। 4% गिरावट के साथ F&O का टॉप लूजर बना डिक्सन। वहीं कैपिटल मार्केट इंडेक्स बढ़त पर रहने में कामयाब। निफ्टी में शुमार 2 कंपनियां पेश करेंगी कल तिमाही नतीजे। एक्सिस बैंक का सालाना आधार पर मुनाफा करीब 18% गिरने की आशंका। वहीं NIMs और नेट इंटरेस्ट मार्जिन दोनों में दिख सकता है दबाव। इधर HDFC लाइफ का 9.5% बढ़ सकता है मुनाफा। इसके अलावा HDFC AMC, IRFC, L&T फाइनेंस समेत वायदा की 6 कंपनियां पेश करेंगी अपने तिमाही नतीजे। चलिए, शो को आगे बढ़ाते हैं। श्रेया वीरू, गुड आफ्टरनून। और गुड आफ्टरनून। देखते हैं मार्केट का किस तरीके का ट्रेंड है। देखिए, एक चीज़ अपफ्रंट थोड़ा क्लियर कर दूं, मार्केट का ट्रेंड थोड़ा डाउनवर्ड है आज। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब तक आप 25,050 के ऊपर हैं तब तक मैं इसे बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा। आई थिंक पिछली एक्सपायरी पे भी यही हुआ था, पिछली वीकली एक्सपायरी पर। और आज सुबह हमने एक बात की थी कि एक निफ्टी पर एक रेंज है 25,075 से 25,325। अगर 25,275 रिजेक्ट हो तो सेल भी करें, और अगर 25,100 के करीब मिले 100-150 तो उसमें बाय भी करें। तो आई थिंक मोर और लेस निफ्टी इसी बैंड में रहा है। अब हाई 25,310 का है, 25,325 से सिर्फ 15 पॉइंट कम, और लो 25,060 का, वो भी 25,075 से 15 पॉइंट कम। तो मोर और लेस वो रेंज इंटैक्ट है। लेकिन आज एक चीज़ जो आपको थोड़ी सी ख़राब लगेगी, आज स्क्रीन ख़राब दिख रही है। आज अगर आप देखें मिड कैप और स्मॉल कैप, यहाँ पर आज जो है वो काफ़ी बिकवाली रही। और थोड़ा सा आज मेटल्स में भी प्रॉफिट बुकिंग थी। थोड़ी सी गोल्ड और सिल्वर, हालांकि गोल्ड और सिल्वर में रिकवरी आ गई, लेकिन ओवरऑल मेटल्स में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग थी, तो थोड़ा सेंटीमेंट उसकी वजह से भी शायद बिगड़ा हो। बट लेट्स वेट एंड वॉच। आखिरी का 1.5 घंटा अभी भी काफ़ी क्रूशियल 1.5 घंटा है। बहुत कुछ बदल सकता है इस 1.5 घंटे में। देखते हैं वो 1.5 घंटा हमारे लिए कैसा रहेगा। बिल्कुल, 1.5 घंटा कैसा रहेगा देखने वाली बात होगी। एक्सपायरी का दिन है, कभी भी उतार चढ़ाव या
पलट सकता है बाजार। देखते हैं कि मार्केट का यहाँ से रुख कैसा होता है। लेकिन फिलहाल अभी तक जिस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर रहा है डीजलों के आसपास, थोड़ा ही आप लो से आपको करता हुआ दिखेगा कारोबार। मिड कैप स्मॉल कैप जैसे कि आप चर्चा कर रहे थे, भारी बिक वाली ब्रॉडर मार्केट्स में इसलिए ब्रेथ काफ़ी ज़्यादा खराब है आज मार्केट की। मेटल्स जो सुबह चल रहे थे वहाँ पे मुनाफा वसूली, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बैकफुट पर, तो फिलहाल ये स्थिति मार्केट की। लेकिन जैसा कि आपने बात कही, रेंज में ही रहा, जो आपने सुबह लेवल्स बताए थे उसी के इर्द गिर्द है। अब यहाँ से क्या रुख अपनाए? लग रहा है यहाँ से ये बस आज का डिप हो गया, यहाँ से खरीदारी की सलाह, या फिर अभी थोड़ा वेट एंड वॉच करे, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे और क्या हिदायत ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को? बिल्कुल, देखिए श्रेया, पहले तो क्लोजिंग देखते हैं आज की, क्योंकि अभी 2 बजे और एक्सपायरी वाले दिन 1.5 घंटा, जैसे कहते हैं ना, कायनात जितना लंबा टाइम हो सकता है और उसमें क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए कुछ पता नहीं है। 2:30 बजे हो सकता है पिक्चर कम्प्लीटली डिफरेंट हो, 3 बजे उससे भी डिफरेंट पिक्चर हो। तो इसके लिए एक्सपायरी वाले दिन नॉर्मली 2 बजे के मूव को देखकर कुछ नहीं कह सकते, 3:30 बजे के मूव को देखकर बात करेंगे। देखिए 25,050 के ऊपर अगर आप बंद हो गए श्रेया तो कोई दिक्कत नहीं है। पर्सनली मैं चाहूँगा कि 25,200 क्रॉस हो जाए, हालांकि वो अब विश है, थोड़ा टफ लग रहा है, लेकिन मांगने में क्या जा रहा है, अगर मांगना तो अच्छा ही मांगो कुछ, तो होप करूँगा कि 25,200 के ऊपर आ जाए, और अगर 25,200 के ऊपर बंद हो जाए तो बहुत ही शानदार बात है। लेकिन एक चीज़ क्लियर है मार्केट में इस समय, मार्केट रेंज में है, मार्केट के पास ट्रिगर नहीं है कि या तो अपसाइड को तोड़े या डाउन साइड को तोड़े। वो रेंज क्या है? 25,050 डाउन साइड पर, 25,000 से 25,050 का एक जोन पकड़ लें, और 25,350 से 25,400 अपसाइड पर। तो एक रेंज है मोटा मोटी 25,000, तो 25,050 के आसपास लोग बाय कर रहे हैं, 25,350 25,400 पे लोग सेल कर रहे हैं, और वो ट्रेड काम कर रही है। देखिए ये रेंज कभी ना कभी तो टूटेगी, ऐसा तो है नहीं कि परमानेंटली ये रेंज रहने वाली है। लेकिन अभी के लिए, क्योंकि जो डे ट्रेडर्स हैं, जहाँ तक उनकी बात है, डे ट्रेडर्स के लिए सपोर्ट इस समय 25,050 पर है और रेजिस्टेंस 25,200 से 25,250 पर है। ये हो गई आज की निफ्टी की स्ट्रैटेजी। बैंक निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी मैं अभी भी कह रहा हूँ कि स्ट्रांग है। मैं एक दिन की गिरावट से अपना व्यू नहीं बदलता हूँ। मेरा अभी भी यही मानना है कि हम ऑल टाइम हाई के लिए तैयार हैं बैंक निफ्टी पर। 56,100 56,200 का एक सपोर्ट है, ऊपर में 56,600 56,800 की रेजिस्टेंस है, तो लोअर लेवल पर थोड़ी सी बाइंग आ रही है। आई थिंक आज एक चीज़ जो हुई है ना, मुझे लग रहा है, एक बार आप HDFC बैंक का इंटरडे चार्ट देखिए और एक बार ICICI बैंक का इंटरडे चार्ट देखिए। आज हुआ क्या है ना, एक सेंस बन रही है कि 4 दिन की बाइंग के बाद कल जिस तरीके से FIs ने वापस शॉर्ट किया, कहीं मार्केट को डर है कि कहीं वो FI की सेलिंग वापस ना शुरू हो जाए, तो उस वजह से शायद थोड़ा सा प्रीएम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि आज जो ज़्यादा प्रेशर है वो वीकली एक्सपायरी की वजह से। चलिए वीरू के पास चलते हैं और जानते हैं कि इंडिविजुअल स्टॉक्स जहाँ थोड़ी पेन है एक्चुअली, वहाँ क्या मूड माहौल है। वीरू गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। लॉन्ग साइड पे बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन वाले स्टॉक्स नहीं है मेरे पे, क्योंकि जहाँ पे कल की स्टोरी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, OI बहुत स्ट्रॉन्ग थे, पुट राइटर्स बहुत थे, वहाँ पे हायर लेवल से थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आ गई है। फॉर इंस्टेंस तमाम अगर आप देखें ब्रोकिंग स्टॉक, कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग है। सिर्फ एक MCX फर्म है, हालांकि याद रखिएगा यहाँ से भी कोई दूसरे स्टैट्स में नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ, जस्ट मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ एक यही स्टोरी जो है वो इस कैपिटल मार्केट थीम में एक्सचेंजेस में अभी तक फर्म है। इसके सिवा एक रखिएगा नज़र टोरेंट पावर पे, जिसने अब तक अपने स्ट्रक्चर को, जिसने अपने पुल बैक को, जिसने अपने रिवर्सल को अब तक थामे रखा है। इट्स 1292 ऑन द हायर साइड, above 50-day exponential average post 7th of July 2025, और ये अभी भी हायर लेवल्स पर टिका हुआ है। एक बार पीस इसका OI रखिएगा, और कल के मोमेंटम को इसने अभी तक रत्ती भर लूज नहीं किया है। शॉर्ट कवरिंग अभी भी हो रही है, 2.5% OI शेड हुआ है, 1 लाख शेयर ओवर इंटरेस्ट में कम हुए हैं। तो जिस स्टॉक पे कन्विक्शन है हायर लेवल्स पे थोड़ा सा, क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ है और रिलेटिव स्ट्रेंथ है, उस मद्देनज़र। और एक रखूंगा दैट मिड कैप IT में परसिस्टेंट, हालांकि निफ्टी IT भी हायर लेवल से स्लाइड हुआ, लेकिन एक अच्छे पुल बैक मोड में इसने आज अपने 200 और 100 डे को पार किया था। ऊपर से हल्का सा क्रैक हुआ है, बट स्टिल जो प्लेसमेंट है बहुत स्ट्रॉन्ग है, हायर ट्रेजेक्टरीज में होल्ड करता हुआ। लुक एट OI एडिशन, IT में ऐसा OI एडिशन बहुत कम है आज, 4.25% बिल्डअप ऑन द लॉन्ग साइड। तो एक परसिस्टेंट और एक टोरेंट, ये दो ही स्टॉक्स पे मेरे को थोड़ा बहुत कन्विक्शन आ रहा है। बट अनुज, आपने एक बात कही अभी कि लैक ऑफ ट्रिगर्स, अभी यहाँ पर आपके पास उन चीज़ों को पकड़ के चलने के लिए कोई इवेंट नहीं है। तो ऐसे में बाजार क्या फॉर द टाइमिंग यही 25,200 250 300 और नीचे की तरफ 25,000 अगर थोड़ा टाइम स्पेंड करें, तो क्या बेटर है कि इस वक्त थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक हो जाए, इंडिविजुअल स्टॉक को चेस करें? वीरू देखिए क्या है कि ट्रिगर अभी नहीं है मार्केट के पास,
कल से आने शुरू हो जाएंगे और कल से ताबड़तोड़ ट्रिगर्स आएंगे मार्केट के पास। आज टेक महिंद्रा के नंबर्स आ जाएंगे, कल एक्सिस बैंक के नंबर्स हैं। आई थिंक एक्सिस के नंबर्स पर काफ़ी नज़र रहने वाली है, क्योंकि एक्सिस से मार्केट काफ़ी ख़राब नंबर एक्सपेक्ट कर रहा है। बैंकिंग पैक में सिर्फ एक्सिस है जिससे मार्केट ख़राब नंबर एक्सपेक्ट कर रहा है, तो काफ़ी कुछ शायद वो भाव में है। अगर उससे बेटर आ गया तो मार्केट के लिए पॉजिटिव भी हो सकता है। उसके बाद इन्फोसिस और विप्रो के नंबर्स आएंगे, फिर रिलायंस के नंबर्स फ्राइडे को आ रहे हैं और सैटरडे को भी काम करना है। सैटरडे को HDFC बैंक और ICICI बैंक के नंबर्स आ रहे हैं। तो अब मतलब बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए आगे जाते हुए, तो इसके लिए मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा आप बस वेट करें। आज ही एक्सपायरी भी निकल जाएगी आई थिंक, लेकिन अभी के लिए रेंज है। देखिए इस रेंज को क्या तोड़ सकता है, या तो एक आध डिजास्टर्स नंबर आ जाए, होपफुली ना आए, तो 25,050 टूट जाए, या फिर कोई ब्लॉकबस्टर 2-3 नंबर आ जाएं, या फिर डोनाल्ड ट्रंप को एक ऐसा टूथ डाल दें कि हम भारत पर टैरिफ विड्रॉ कर रहे हैं, ऐसा कुछ डाल दें। मान लो कि वो जो 50% लगाया था उसको वापस 25 कर रहे हैं, ऐसा कुछ डाल दें उनका, अगर मूड अच्छा हुआ तो ऐसा कुछ ट्रिगर आ जाए। ये कुछ अगर ट्रिगर हो तो शायद बाजार में वो रेंज ब्रेक हो, वरना फिर जैसा आपने बोला इस रेंज में ही कुछ समय के लिए आपको स्मार्टली प्ले करना। चलिए श्रेया के पास चलते हैं और शो आगे बढ़ाते हैं। श्रेया जी, अब लेकिन उससे पहले एक सवाल आज के धमाकेदार लिस्टिंग पर मैं आपसे चाहूंगी। LG की जिस तरीके से लिस्टिंग हुई, हालांकि एक्सपेक्टेशंस भी थी कि 50% प्रीमियम पे होगी और वही होता हुआ दिखा। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस उनको जिनको IPO मिला था और शानदार लिस्टिंग हुई, लेकिन सवाल उनके लिए जिनको नहीं मिला और अब वो चाहते हैं कि इन लेवल्स पर खरीदारी करें, क्या हिदायत होगी? हालांकि एक रिपोर्ट दिख रही थी 8 बाई कॉल्स आए हैं 2050 तक के टारगेट। क्या लग रहा है आपको LG इलेक्ट्रॉनिक्स पर अब दाव लगाना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल आज के वॉल्यूम देखिए आप LG के, मेरे ख्याल से भारतीय इतिहास में इतना बड़ा वॉल्यूम विदाउट ब्लॉक डील्स कभी नहीं हुआ। 6 करोड़ के वॉल्यूम है और अगर 1700 रुपये का प्राइस, और इसका इंटरडे अगर आ जाए तो एक बार दिखा दीजिएगा। 6 करोड़ शेयर अगर आप 1700 रुपये के हिसाब से कर रहे हैं, मतलब समझते हैं इसका 10,000 करोड़ से ज़्यादा का आज वॉल्यूम हुआ यहाँ पर। इस चीज़ को समझिए, 10,000 करोड़ से ज़्यादा का वॉल्यूम हुआ है यहाँ पर। फॉरगेट अबाउट कि 4.5 लाख करोड़ की बोलियाँ आई थी, 11,000 करोड़ रुपए का IPO था। आज जब तक ये हम शो ख़त्म करेंगे, आज जब तक दिन ख़त्म होगा तब तक LG में ट्रेडेड वॉल्यूम IPO से ज़्यादा हो चुका होगा। सोचिए इस चीज़ को। तो आई थिंक ये एक अपने आप में आपको बता रहा है कि किस लेवल की आज यहाँ पर मैडनेस रही है। मेरा पिछले 25 साल का एक्सपीरियंस बताता है कि जब इस तरीके की मैडनेस होती है उसके बाद पैसा नहीं बनता है। तो 1700 पे अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं ये आपको बता सकता हूँ कि बहुत मुश्किल होगा यहाँ से पैसा बनाना, अनलेस एंड अनटिल आप एक अजम्पशन ले लें कि अगले 3-4 साल तक ये ब्लॉकबस्टर नंबर्स लाते रहेंगे और उसके अलावा और कोई रिस्क फैक्टर नहीं आएगा, कोई रॉयल्टी चेंज नहीं होगी, कोई पॉलिसी चेंज नहीं होगी। अच्छा, एक और चीज़, कहीं लिखा नहीं है कि जो LG अब तक करता है आगे वही करेगा। बहुत नए नए ब्रांड्स आ रहे हैं जो LG को कंपटीशन दे रहे हैं, अच्छा कंपटीशन दे रहे हैं। चाइनीज़ ब्रांड्स आ रहे हैं जो LG को अच्छा कंपटीशन दे रहे हैं। Xiaomi फॉर एग्जांपल, TCL एक ब्रांड है, ऐसे कई ब्रांड्स हैं जो LG को कंपटीशन दे रहे हैं। होम ग्रोन ब्रांड्स आपके वोल्टास हो गया, वर्लपूल तो खैर बाहर की कंपनी है, वोल्टास हो गया, ब्लू स्टार हो गया, होम ग्रोन कंपनियां हैं जो LG को कंपटीशन दे रही हैं। तो ये कोई रूल नहीं है कि जितना LG के पास आज की डेट में मार्केट शेयर है उतना ही रहेगा और उस हिसाब की प्रोफाइल भी रहेगी। एक स्टॉक मार्केट में जो हम गलती कर देते हैं ना, जो एक एग्जांपल देता हूँ मैं, डीमार्ट के टाइम पे हुआ था। लोगों ने जब उसकी लिस्टिंग हुई थी उसके बाद जब वो 3 या 4 गुना हुआ था, उसके प्राइस को जस्टिफाई करने के लिए किसी ने 2050 का अर्निंग एस्टिमेट निकाल दिया था। 2050 में मैं जिंदा रहूँगा या नहीं मुझे नहीं पता। तो अब मतलब 2050 के लेकिन हम अर्निंग एस्टिमेट निकाल देते हैं। देखिए अच्छी कंपनी है, IPO पर अच्छी थी, एक थी अच्छा IPO अच्छे प्राइस पर आया, बिल्कुल आया, उसमें आपको पैसा लगाना चाहिए था, बिल्कुल लगाना चाहिए था। मिला या नहीं मिला वो लक के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन क्या 1710 पर ये 1720 पर क्या ये एक अच्छा स्टॉक है करंट प्राइस पर? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो वैल्यूएशन गैप छोड़ा था वो सारा का सारा तो पहले दिन ही आ गया ना, पहले दिन ही वो सारा का सारा वैल्यूएशन गैप कवर हो गया। अब नहीं बचा ना। अब आप एक बात बताइए मुझे, अब आपके सामने एक तरफ है वोल्टास या एक तरफ है चलिए कोई और कंपनी जिसके पास 20 साल का 25 साल का लिस्टिंग का ट्रैक रिकॉर्ड है, एक है आपके पास एक दिन के ट्रैक रिकॉर्ड वाली कंपनी। तो मैं तो यही कहूँगा कि 1700 पे बाय नहीं बनता है। कभी ख़राब मार्केट की वजह से आपको 1500 1450 ऐसे कुछ मिल जाए। शायद बार बार मैं 2 एग्जांपल दूंगा लोगों को, बजाज हाउसिंग फाइनेंस का और टाटा टेक का। दोनों का आप 1 साल का चार्ट उठा के देख लीजिए,
और दोनों में अगर आपने लिस्टिंग वाले दिन लिया ना, आज तक पैसा नहीं बना है। तो इसके लिए इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखकर और उसके बाद एक्ट करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं शो में। ओके, तो ये डिटेल्ड एनालिसिस एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स पर अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करेंगे ट्रेंडिंग स्टॉक्स की, क्योंकि मार्केट थोड़ा प्रेशर में है। तो कौन से स्टॉक्स पर ज़्यादा डेंट पड़ा आपके स्क्रीन पर इस वक्त, और सबसे ज़्यादा आज जिस स्टॉक्स में प्रेशर है, टाटा स्टील, मेटल स्पेस ठीक ठाक परफॉर्म कर रहे थे मार्केट के ओपनिंग में, लेकिन फिर बैकफुट पर करीब करीब 2% टूटा टाटा स्टील। बजाज फाइनेंस 2% से ज़्यादा टूट कर रहा कारोबार। हिंडाल्को 1.5%, एक्सिस बैंक रिजल्ट से पहले 1.5% के करीब करीब टूट गया। इसके साथ अगर आपको देखिएगा डिक्सन टेक 4% से ज़्यादा टूटा आज के सत्र में, और आगे शो में समझेंगे भी डिक्सन टेक क्यों टूटा। एक ब्रोकरेज की बेरिश रिपोर्ट आई है, कारण भी समझेंगे। बंधन बैंक, पीएसयू बैंक भी बंधन बैंक 3% ज़्यादा की गिरावट यहाँ पे, एनबीसीसी 2.5% ज़्यादा, और सेल में भी आप देखें तो 3% ज़्यादा की गिरावट आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा जहाँ आज खराब मूड मॉल में भी थोड़ी बहुत बाइंग थी, टेक महिंद्रा, आईटी स्पेस हालांकि अभी फ्लैट कर रहा है कारोबार, लेकिन शुरुआत में कोशिश कर रहा था 1.5% के करीब करीब टेक महिंद्रा। विप्रो 1.5% चढ़ गया। अपोलो हॉस्पिटल में भी बाइंग नजर आ रही है 1%, और ओएनजीसी भी लगभग आधा फीसद ज़्यादा चढ़कर कर रहा है कारोबार। इसके अलावा पूरा कैपिटल मार्केट स्टॉक्स फोकस में, एमसीएक्स में तो अग्रेसिव टारगेट्स भी आए हैं ब्रोकरेज की तरफ से, 10,000 तक के टारगेट, और आज देखिए आप करीब करीब 5% अप है। इरिडा रिजल्ट के बाद एकदम से उछल गया, स्ट्रीट ने रिवॉर्ड किया, 3% ज्यादा की तेजी यहाँ पर। सोना, बीएलडब्ल्यू और ऑटो एंसिलरी स्पेस में थोड़ी बहुत बाइंग, 4.5% की करीब करीब यहाँ। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल रिजल्ट से पहले 1% की तेजी यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। ये बात होगी ट्रेंडिंग स्टॉक्स की। अब आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम का क्रम समझते हैं। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ होंगे मार्केट स्मिथ इंडिया के मयूरेश जोशी जी, टेक्निकल कॉल्स रहेंगे हम प्रकाश गाबा, मानी जायसवाल, रचना वैद्य, कविता जैन, अमित सेठ और अरुण कुमार मंत्री जी से 2:15 पे टाटा मोटर्स के डी मर्जर पर डिटेल लेकर आएंगे सुदर्शन कुमार। 2:20 पर एलजी के दमदार लिस्टिंग के बाद खास रिसर्च लेकर आएंगे आशीष वर्मा। साथ ही समझेंगे डिक्सन टेक पर ब्रोकरेजेस की क्या राय है। 2:30 एक्सिस बैंक के नतीजों का अनुमान बताएंगे गौरव ज्वलकर। साथ ही दीपाली राणा एचडीएफसी लाइफ का प्रीव्यू लेकर आएंगे। 2:40 पर मार्केट दिग्गज मधु केला और सुनील सिंघानिया से खास बातचीत का एक अंश सुनाएंगे आपको। 2:50 पर बिग मार्केट वॉइस में हमारे साथ होंगे व्हाइट ओक कैपिटल एएमसी के सीईओ आशीष सौम्या जी। 3:10 पर एनर्जी कल के लिए स्ट्रैटेजी, 3:15 पर बीटीएसटी एसटीबीटी कॉल्स, और 3:20 पर ब्रोकरेजेस की दिवाली पिक्स लेकर आएंगे दीपाली राणा। चलिए अब एक काम करते हैं, हमारा पैनल तैयार है और ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं। आप सभी को गुड आफ्टरनून, और चलिए एक एक करके पिक्स लेते हैं। गाबा सर बताइए क्या रहेगी इस समय की पिक? गुड आफ्टरनून टू यू। मुझे लगता है एक शॉर्ट लेना चाहिए, वो होगा पेट्रोनेट एलएनजी। थोड़ा वीकनेस है, ट्रेड कर रहा है 277.45, स्टॉप लगाएंगे 280 है, करीब ₹2.5 का है। डाउनसाइड टारगेट 273 पेट्रोनेट एलएनजी। पेट्रोनेट पे एक शॉर्ट कॉल 277.45 पे। कविता जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? वेरी गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेल, दिन के सपोर्ट के आसपास लो बनाकर हम लोग वहां कंसोलिडेट कर रहे हैं। सो एक कंडीशनल बाय होगा। स्टॉक जो स्ट्रेंथ लिए हुए है इतनी गिरावट के बाद भी, दैट इज फ्रॉम ऑटो पैक बजाज ऑटो। सो बजाज ऑटो एज ऑफ नाउ 9108 के लेवल पर है। इन केस अगर ये 9130 के लेवल को सरपास करके ट्रेड करता है तो यहाँ एक अच्छा बाय ट्रेड इनिशिएट होता है। स्टॉप लॉस इन दैट सिनेरियो मेंटेन करना चाहिए 9050 का फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 9250 9300। सो बजाज ऑटो विल बी कंडीशनल बाय। ओके, बजाज ऑटो कंडीशनल बाय कविता जी की तरफ से फिलहाल ये। अमित जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी पिक। जी गुड आफ्टरनून श्रेया जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून वीरेन जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। श्रेया जी मेरा शॉर्ट साइड पे यूनो मिंडा रहेगा। यूनो मिंडा का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक पिछले 3-4 दिनों से कंटिन्यूअस प्रेशर में रहा है। कल के सत्र में जरूर थोड़ा सा होल्ड किया था इसने, लेकिन पिछले 2 दिनों का लो फिर से ब्रेक कर दिया है। चार्ट्स पे देखें तो इंपॉर्टेंट सपोज 10-20 और डेमा 50 डेमा यहाँ पे ब्रेक हुए हैं। फ्यूचर्स में 1194 का प्राइस है। इसे शॉर्ट करें। स्टॉप लॉस लगभग हमारा रहेगा 1208 रुपए का, 1208 का, और टारगेट्स रहेंगे 1160 के। ओके चलिए रचना जी गुड आफ्टरनून। रचना जी क्या ट्रेड पिक कर रही हैं आप? जी गुड आफ्टरनून, और मेरी तरफ से कोटक बैंक रहेगा जिसके फ्यूचर्स को हम लॉन्ग करेंगे, जो 2160 पे ट्रेड कर रहा है। कंपैरेटिवली दिस हैज डन बेटर टुडे, और फिलहाल सपोर्ट लेके ऊपर जाने की अटेम्प्ट में है। हाई टाइम फ्रेम चार्ट्स में ट्रेंड ठीक ठाक है।
तो 2160 पे लॉन्ग करेंगे, 2154 का एसएल लगाएंगे 6 रुपीस का, और अपसाइड में हमारा टारगेट होगा 2172। ओके, कोटक महिंद्रा बैंक 2151 पे आपकी कॉल है। अब चलिए चलते हैं मानस के ट्रेड की तरफ। मानस, गुड आफ्टरनून, आप क्या ट्रेड पिक कर रहे हैं? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए, सोना कॉम्स में खरीदारी करने की राय रहेगी। अभी भी मेरे ख्याल से यहाँ पर स्ट्रेंथ बनी हुई है और शायद यहाँ से भी 40-50 रुपए का आपको देखने को मिल सकता है। हाई टॉप हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन है, 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है, काफी बढ़िया वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो सोना कॉम्स में करंट लेवल्स पे भी खरीदारी करनी है। 444 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 475 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। चाहे तो 455 का 455 वाला कॉल ऑप्शन जो 14 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी कर सकते हैं। 9 रुपए का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और 24 रुपए के टारगेट सेट कर सकते हैं। डिस्क्लोजर है कि इस ऑप्शन में हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दिया हुआ है। ओके, सोना बीएलडब्ल्यू गेनर्स में शुमार, शानदार रैली इस पर्टिकुलर काउंटर में। चलिए, टेक्निकल कॉल्स हो गए, पूरे के करके स्क्रीन पर रख देते हैं। आप स्टॉप लॉस और टारगेट जॉट डाउन कर लीजिए। गावस्कर ने पेट्रोनेट एलएनजी पर दाव लगाया है। बिकवाली की राय उनकी तरफ से 273 के नीचे के टारगेट देख रहे हैं, वो 280 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। कविता जी ने कंडीशनल बाइंग बताई है बजाज ऑटो का, उनका जो लेवल ब्रीच करेगा उसके बाद खरीदारी करनी है। ऐसे केस में 9,250 से 9,300 तक के टारगेट देख रही है वो। 9,050 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। अमित जी ने ऊनो मिंडा चुना, यहाँ पर उनकी तरफ से बिकवाली की राय और 1160 तक के नीचे के टारगेट, 1208 का स्टॉप लॉस। रचना जी ने कोटक महिंद्रा बैंक पर दाव लगाया, खरीदारी की राय। चार्ट में स्ट्रेंथ नजर आ रहा है उनको, 2172 के टारगेट देख रही हैं वो। 2154 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। और अभी अभी मानस जी ने सोना बीएलडब्ल्यू पर दाव लगाया, यहाँ पर खरीदारी की राय 475 के टारगेट और साथ ही 444 का स्टॉप लॉस। साथ ही आप 455 का कॉल ऑप्शन भी यहाँ पर ले सकते हैं उनकी तरफ से। इन दैट केस 24 का टारगेट और 9 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। अब फंडामेंटल आइडिया के लिए चलते हैं मयूरेश जोशी जी के पास। मयूरेश जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए आपका स्टॉक इन्वेस्टमेंट आइडिया के लिहाज से कौन सा होगा? आफ्टरनून श्रेया जी, आफ्टरनून अनुज जी, आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो पहले आई थिंक हॉस्पिटल्स एज अ स्पेस should continue doing well और इसमें आई थिंक जो दिग्गज हॉस्पिटल अपोलो हॉस्पिटल्स, यहाँ पे जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हम वही लगाए बैठे हैं अगले कुछ तिमाहियों तक का काफी कंसिस्टेंट रहनी चाहिए। जो इनके की क्लस्टर्स हैं तेलंगाना में, हैदराबाद में, चेन्नई में, यहाँ पे जो एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड के डायनामिक्स हम देख रहे हैं ये काफी बेहतर आए हैं। इनफैक्ट एक इंक्रीजिंग ट्रेंड ही रह सकता है गोइंग फॉरवर्ड। एवरेज लेंथ ऑफ स्टे इन द कोर हॉस्पिटल बिजनेस एक्सपेक्टेड टू रिमेन कंसिस्टेंट। जहां तक फार्मेसी बिजनेस का सवाल रहा है, आई थिंक जो मैच्योर्ड स्टोर्स है यहाँ पे EBITDA मार्जिन्स का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है और हम उम्मीद यही लगाए बैठे हैं कि जो कैलिब्रेटेड वे में ये एक स्टोर एक्सपेंशन कर रहे हैं कहीं ना कहीं आई थिंक इज स्टेप्स इन द राइट डायरेक्शन और इसलिए आई थिंक इवन द फार्मेसी बिजनेस शुड कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली ऑन दी ओवरऑल नंबर्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई थिंक जो प्रमोटर प्लेज इन्होंने कुछ महीनों पहले कम किया था इसके वजह से आई थिंक जो डेट रीपेमेंट होगा एक कैश रिच बैलेंस शीट हो जाती है अपोलो हॉस्पिटल्स की। और ये जो एक एसेट लाइट मॉडल फॉलो कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग न्यू हॉस्पिटल्स, एक मैनेज कॉन्ट्रैक्ट्स थ्रू एक कैलिब्रेटेड वे में जो केपेक्स कर रहे हैं, इसकी वजह से आई थिंक फ्री कैश फ्लोज में एक प्रभाव आएगा। ऑल्सो आई थिंक जो गवर्नमेंट रिवाइज्ड हुए हैं रेट्स कहीं ना कहीं आई थिंक दैट विल ऑल्सो स्टार्ट इंक्रीमेंटली एडिंग इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यूज एंड मार्जिन कॉन्ट्रीब्यूशन। तो रेटिंग रैंकिंग जैसे मार्केट में इंडिया में देखा है, लगता है अपोलो हॉस्पिटल एक अच्छा विकल्प हो सकता है। ओके, अपोलो हॉस्पिटल्स ये एक अच्छा विकल्प इस समय आपको नज़र आ रहा है। चलिए अब एक काम करते हैं, आज की सारी ट्रेड्स सब पूरी हुई, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। टाटा मोटर्स के शेयर में आज आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाई देगी और देखिए इसके लिए हमने इसमें एक ऐड किया है XCV ताकि लोगों को समझ में आए कि ये क्यों इस तरीके से ट्रेड कर रहा है। दरअसल इसका कमर्शियल व्हीकल बिजनेस जो है वो आज से अलग हो गया है, वो बाद में लिस्ट होगा। अब ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये प्योर पैसेंजर व्हीकल कंपनी है। अब इसकी फेयर वैल्यू 400 रुपये आंकी गई थी और 400 रुपये के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। लेकिन एक बार सुदर्शन से समझते हैं पूरा का पूरा मामला है क्या। सुदर्शन, गुड आफ्टरनून। सो आज टाटा मोटर्स खबर में है, उसका कारण यह है कि टाटा मोटर्स का जो डीमर्जर स्कीम था वो इफेक्टिव हो चुका है। तो आपको स्क्रीन पे आज जो शेयर प्राइस दिख रहा है टाटा मोटर्स का, वो है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स का। वो लिस्ट हुआ है ₹400 पर शेयर पे। अगर जो कमर्शियल व्हीकल का आप डिराइव करोगे कल के क्लोजिंग से तो वो आता है अराउंड ₹260 पर शेयर। अब क्वेश्चन आता है कि CV बिजनेस कब लिस्ट होगा, तो वो लिस्ट होगा अगले 30 से 45 दिन में। तो अगर जो टाटा मोटर्स ओवरऑल बिजनेस की बात करें तो उसमें 3 बिजनेसेस
बिजनेसेस आते हैं। पहला JLR, दूसरा टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल बिजनेस और तीसरा आता है कमर्शियल व्हीकल बिजनेस। और कंपनी कुछ एक स्टेक भी होल्ड करती है लाइक टाटा कैपिटल में और टाटा टेक्नोलॉजीज में। अब डीमर्जर के बाद जो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल बिजनेस में है उसमें आएंगे इंडिया पैसेंजर व्हीकल बिजनेस, JLR और कंपनी जो स्टेक होल्ड करती है टाटा टेक्नोलॉजीज में। कमर्शियल व्हीकल में आएंगे इंडिया कमर्शियल व्हीकल बिजनेस जो कि कंसिस्ट करेंगे ट्रक और बस बिजनेस का। तो अब आते हैं ब्रोकरेजेस ने क्या वैल्यू निकाला है। तो एज पर JP मॉर्गन जो पैसेंजर व्हीकल का बिजनेस का वैल्यू है वो है ₹392 पर शेयर, कमर्शियल व्हीकल का है ₹306 पर शेयर और नोमुरा ने दिया है पैसेंजर व्हीकल के लिए ₹365 और कमर्शियल व्हीकल के लिए ₹367 और नुवामा ने दिया है ₹410 और पैसेंजर व्हीकल के लिए और कमर्शियल व्हीकल के लिए दिया है ₹280। तो अब पैसेंजर व्हीकल का लिस्टिंग प्राइस पता चल गया है। अब आगे देखेंगे कमर्शियल व्हीकल का एग्जैक्टली जब कंपनी लिस्ट होगी तो प्राइस क्या होगा। और इसके अलावा आज कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इनके नाम जो चेंज करने का प्ली फाइल किया था उसको भी अप्रूव कर दिया पैसेंजर व्हीकल के लिए और न्यू नेम है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड। शुक्रिया सुदर्शन ये पूरी जानकारी के लिए। टाटा मोटर्स डीमर्जर पर ये रिपोर्ट और डिटेल आपके लिए। मयूरेश जी गुड आफ्टरनून। मार्केट में बहुत बज़ है कि टाटा मोटर्स डीमर्जर शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू अनलॉक करेगी। अब मेरा सवाल आपसे ये कि क्या आपके हिसाब से सच में सम ऑफ द पार्ट्स होल से ज़्यादा होंगे? काफी पॉसिबल है श्रेया जी, और इसके दो वजह हैं। पहली चीज आई थिंक अगर आप कोर बिजनेस को देखें, जो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल बिजनेस होगा, लगभग 85% रेवेन्यू JLR से आएगा। और कहीं ना कहीं आई थिंक जो दिक्कतें JLR फेस कर रहे थे फॉर वेरियस रीजंस इन द पास्ट फ्यू मंथ्स, कहीं ना कहीं आई थिंक तीसरे तिमाही के बाद ये रीजंस मॉडरेट होने चाहिए। और इसलिए आई थिंक एक जो हम ग्रोथ की उम्मीद करते हैं, if I put in numbers for FY27 volumes के हिसाब से and general revenue contribution to Tata Motors private vehicle, तो कहीं ना कहीं आई थिंक ये एक इंक्रीमेंटली ऐड कर सकता है। सेकंड आई थिंक जो उनका CV पार्ट ऑफ द बिजनेस है, यहाँ पे जो हम एक उम्मीद लगाए बैठ सकते हैं, इन्होंने जो इविको ग्रुप को टेक ओवर किया है, आई थिंक दैट शुड triple their turnover in technologies like electric or alternate fuel technologies. हालांकि FY27 में प्ले आउट होगा और तब तक आई थिंक थोड़ा मार्जिन में दबाव आ सकता है, but I think there can be a significant value unlock that can probably happen with the Iveco Group acquisition. ये भी नहीं भूलना चाहिए कि तो 3% स्टेक है टाटा कैपिटल में, यहाँ पे एक वैल्यू अनलॉक करके अच्छे खासे फंड शायद बैलेंस शीट पे आ सकते हैं। तो देयर आर अ लॉट ऑफ मूविंग पार्ट्स टाटा मोटर्स के लिए। अंडर परफॉर्म जरूर किया है, बट जैसे आई थिंक अगले कुछ तिमाहियों तक नंबर्स में रिफ्लेक्ट हो जाएगा बोथ इन द PV एंड द CV साइड ऑफ द बिजनेस, और जो स्टेक है टाटा कैपिटल में, कहीं ना कहीं आई थिंक दैट शुड प्रॉब्ली अनलॉक वैल्यू फॉर इन्वेस्टर्स। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, अगले एक दो तिमाही शायद थोड़े टफ रह सकते हैं मार्जिन के हिसाब से। ओके, तो टाटा मोटर्स में ये जो कारोबार अलग अलग होकर लिस्ट होंगे, एक ही टाटा मोटर्स XCV और CV का, तो ये कितनी वैल्यू क्रिएशन करेगा उस पर सवाल था और उस पर का जवाब। अच्छा, इस बीच कुछ थोड़े बहुत चार्ट्स की स्पॉटिंग कर लेते हैं जहाँ पे अच्छे कन्विक्शन है बावजूद इसके कि मार्केट हायर लेवल से कोलैप्स हुआ। बहुत सारी स्टोरी कोलैप्स हुई आज, लेकिन लुक एट एक बार आपकी स्क्रीन पे लेके आऊँगा मैं कुछ काउंटर्स जो अच्छा कर रहे हैं केवल और वायर सेगमेंट पे। KI इंडस्ट्रीज को लेके आइएगा। मानस ये एक दो वो स्ट्रक्चर्स, एक में टोरेंट पावर का जिक्र कर रहा था जिसमें पुल बैक था, रिवर्सल था। एक KI 4342 पे अभी भी इस रेंज के हाईएस्ट क्लस्टर पे इंट्राडे में रिकवरी, 10 डे में से पुल बैक लिया। आज जिस प्रकार की रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखाई है इस स्टॉक ने, आपका टेक क्या है? 4350 ये इस दौर का हाईएस्ट क्लोज होगा अगर हो जाएगा तो इसे कैसे अप्रोच करना चाहिए? देखिए, व्यू तो पॉजिटिव है क्योंकि जब भी स्टॉक करेक्ट हो रहा है तो 10 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेता है, वहां पर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। मेरा समझना है कि अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो उसको होल्ड करें। 4230 4230 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। और अगर स्टॉक अब 4360 4360 के ऊपर आए तो फिर फ्रेश खरीदारी करेंगे। उस केस में 4300 के स्टॉप लॉस लगा लेंगे और 4450 के टारगेट सेट कर लेंगे। ओके, चलिए काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। इन्फोसिस को बड़ा ऑर्डर मिला है। आई थिंक हम शायद 3-4 दिन पहले बात कर रहे थे इन्फोसिस को हमने बिग स्टॉक में जब यूके के प्राइम मिनिस्टर आए थे कि शायद एक यूके का एक डोमेस्टिक प्रोजेक्ट इन्फोसिस को मिल सकता है। बड़ा प्रोजेक्ट होगा वो, $1.2 बिलियन, मतलब कि 120 करोड़ पाउंड का ये प्रोजेक्ट है। तो अच्छा खासा 12,000 करोड़ से ऊपर का प्रोजेक्ट हो गया ये।
अब देखना होगा इसमें मार्जिन्स वगैरह क्या होंगे, लेकिन वर्कफोर्स मैनेजमेंट सोल्यूशन के लिए इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। इंटरेस्टिंग इसमें यह है कि अब यूके की कंपनियां हमको प्रोजेक्ट्स दे रही हैं। मतलब एक तो यूएस में जो थोड़ा सा एक लग रहा था कि आगे जाकर डर होगा टैरिफ वगैरह के मामले को लेकर, लेकिन इसका मतलब कहीं ना कहीं कंपनियां वेस्ट में और रेवेन्यूज़ भी ढूंढ रही हैं। जैसे यूके है, एक और रेवेन्यू हो गया ये, तो ये एक अच्छी चीज़ है। भले ही मतलब 15 साल का है तो पर ईयर कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू बहुत उस हिसाब से ज़्यादा नहीं है। वैसे आपको 1.2 बिलियन पाउंड बहुत बड़ा लगेगा, लेकिन जो भी है एक पॉजिटिवली तो उसको खैर लेंगे ही। मयूरेश, इन्फोसिस पे क्या व्यू होगा आपका? ये अनुज, आई थिंक न्यूज पॉजिटिव है, लेकिन कैसे नंबर्स पे प्ले आउट होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आईटी कंपनीज के लिए। ऑब्वियसली आई थिंक जो वेज हाइक्स का सिलसिला होगा कुछ कंपनीज के लिए Q2 Q3 सिलेक्टिवली, आई थिंक उसका एक इम्पैक्ट इबिट मार्जिन पे आ सकता है। फिर जनरली आई थिंक जो कमेंट्री सराउंड करेगी इन्फोसिस के लिए इन पर्टिकुलर, आई थिंक BFSI क्षेत्र के लिए ऑर्डर विंस कैसे आती है, प्राइसिंग क्या होती है, जो जनरली आई थिंक एक कॉमन थ्रेड रहना चाहिए अक्रॉस आईटी कंपनीज, ये एक महत्वपूर्ण दिशा देगा स्टॉक के लिए। अगर कॉमेंट्री ठीक ठाक रही, नंबर्स डिलीवरी मार्केट के अनुमान से थोड़े बेहतर रहे, तो मुझे लगता है आई थिंक द वर्स्ट इन प्राइस शुड बी ओवर। सो आई थिंक एवरीथिंग इज डिटरमिन्ड ऑन हाउ नंबर्स विल टेक प्लेस। बट अगेन आई थिंक वर्स्ट प्रोबेबली शायद लार्ज कैप स्टॉक्स के लिए प्राइस में आ चुके। जब इन्फोसिस रिवर्सल करीब के 1500 और रेवेन्यू की खबर के बाद इम्पैक्ट। मीनवाइल निफ्टी में एक रिकवरी है और ये इन्फोसिस का टिक बाय टिक चार्ट देखिए ये, उसके बाद आप देखिए जरा प्लीज़ एक बार ICICI बैंक की डे रिकवरी, ये थोड़ा सा पुल बैक देती हुई निफ्टी को एंड निफ्टी बैंक एज वेल। और दो चीज़ें और हो रही हैं, CDMO प्लेयर परसों की खबर के बाद लुक एट दिवीज लैब एंड लॉरस, दोनों में फिर रिवर्सल आ रहा है। ये कविता जी, दिवीज लैब पे आपका टेक क्या है? फाइनली एक बार फिर से आके ट्रेड कर रहा है अपनी कल की हायर शेडो में, यानी कल जहां प्राइस नहीं टिका वहीं पे आके ट्रेड करता हुआ। इन नमनी ट्रेडर्स क्या करें और फ्रेश व्यू क्या है आपका दोनों ही स्क्रिप्ट्स पे, लॉरस और दिवीज पे? So, Virenji, Divis is like from the last 2-3 days एक अच्छा रन अप दिया है, although strength लिए हुए है काउंटर। मुझे लगता है फ्रेश बाइंग के लिए दिस इज नॉट द राइट टाइम, बट दोज हु आर हैविंग पोजीशन उन्हें अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेना चाहिए। विद द स्टॉप लॉस ऑफ 6450 दे कैन रिमेन इन देयर पोजीशन। ओके, डिविस लैब होल्ड करने की राय फिलहाल। निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी, करीब आधा % की तेजी के साथ डेज हाई की तरफ बढ़ता हुआ। अब वक्त हो रहा है टॉप कैश कॉल्स का। इसके लिए हमारे साथ है गाबर से रचना जी और कविता जी। कविता जी, आपसे शुरुआत, टॉप कैश कॉल के लिए क्या चुना आपने? या तो SKF इंडिया, इसमें एक अच्छा स्ट्रेंथ बना हुआ है काउंटर में, और आप देखें एक अच्छा किकअप ओपनिंग के बाद अपने एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहा है। विद स्टॉप लॉस ऑफ 4900 के स्टॉप लॉस को मेंटेन करना चाहिए फॉर द प्राइस मूव ऑफ 4960 4980। सो SKF इंडिया। ओके, कविता जी का ट्रेड हो गया SKF इंडिया। चलते हैं रचना जी के पास टॉप कैश कॉल के लिए। रचना जी, आप क्या पिक कर रही हैं? जी, मेरी तरफ से मैपमा इंडिया रहेगा, जहां पे एक वीकली ब्रेकआउट आया है और अभी जो ये फर्स्ट वीक है इस ब्रेकआउट का, अब ये कैंडल कंप्लीट जब होगी तब तो 1906 पे है ये, और इसमें हम अगर लॉन्ग कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 1800 एंड इफ यू कैन होल्ड दिस फॉर से 3 to 4 मंथ्स, तो देयर आर चांसेस कि हम यहाँ पे 2200 और 2300 के नंबर्स देखने की प्रोबेबिलिटी रखेंगे। ओके, मीनवाइल निफ्टी लेकर आइए एक बार जरा 25,185 पर। शायद हम बात कर रहे थे कि 25,200 के ऊपर की क्लोज आ जाए तो मज़ा आ जाएगा। वैसे उस समय टफ लग रहा था, लेकिन विश थी 25,187 तक तो आ गए। अब लेट्स सी, शायद विश पूरी करने के मन में हो बाजार। 25,190 पर शानदार रिकवरी। उस रेंज को रिस्पेक्ट कर रहे हैं बेसिकली, ना उसके ऊपर गए ना उसके नीचे गए। गाबा सर, बताइए आपका आज का कैश कॉल। गुड आफ्टरनून टू यू। मुझे लगता है इस वक्त पसंद है मुझे LT फूड्स। ट्रेड कर रहा है 407.85 पैसे। स्टॉप लगाना चाहिए करीब 403 का। दैट्स इट, 4-5 रुपए का स्टॉप है। नियर टर्म टारगेट 420 के, तो स्पिल ओवर ट्रेड कल तक के लिए हो सकता है LT फूड्स। ओके, LT फूड्स, ये हो गया गाबा सर के पिक। तो कैश कॉल हो गया पूरा। अब आगे बढ़ते हैं और आज देश के सबसे बड़े IPO की धमाकेदार लिस्टिंग हुई है। LG में पैसा लगाकर निवेशकों को पहले ही दिन 50% से करीब 50% के जोरदार रिटर्न मिले हैं। अब क्यों है बाजार LG का दीवाना, बताने के लिए हमारे साथ हैं आशीष वर्मा जी। आशीष जी, बताएं। बिल्कुल ठीक है, बढ़िया
कहना चाहिए ब्लॉकबस्टर डी स्ट्रीट पे डेब्यू होता हुआ। 1140 की इशू प्राइस, 50% मोटा मोटी प्रीमियम पे लिस्ट हुआ था 1700 के आसपास, और शायद किसी भी एक्सपेक्टेशन से बेहतर एक परफेक्ट स्टार्ट के लीजिए एक हेविली सब्सक्राइब्ड आईपीओ को। और सही भी है, आपने कहा क्यों? क्योंकि एक मार्केट लीडर है होम अप्लायंसेज में और एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे ये आईपीओ ऑफर किया गया था, तो कह लीजिए एक परफेक्ट ब्लेंड था, उसका फायदा मिला। अच्छा, जब आईपीओ आया था उसकी इश्यू प्राइस के हिसाब से इंटेंडेड मार्केट कैप थी 77,000 करोड़ की, और जिस तरह की प्रीमियम पे लिस्टिंग हुई ये मार्केट कैपिटलाइजेशन ले गया है 1,15,000 करोड़ रुपए पे। तो ऐसी कुछ बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन कर रहा था। एलजी कॉर्प जो साउथ कोरिया में लिस्टेड है वो 11.3 ट्रिलियन साउथ कोरियन वॉन्स में ट्रेड करती है। इंडियन करेंसी में लेकर आई है तो 70,000 करोड़ रुपए के आसपास तकरीबन इस समय कामकाज करती हुई, और अब उसी की एक लिस्टेड सब्सिडरी 60% प्रीमियम पे अपने साउथ कोरियन पेरेंट से ट्रेड करती हुई आपको नजर आएगी। अच्छा, ब्रोकरेजेस के आज कई सारे अपडेट्स आए थे, ये ध्यान रखिएगा लिस्टिंग से पहले की कहानी। एंटीक 1725 के प्राइस टारगेट्स, एमओएफएसएल 1800, नोमुरा 1800, एम्बिट 1820, एमके 2050 की बात कर रहा था। 1700 पे आ गए तो आप थोड़ा सा कॉशियस रहिए। लार्जली ब्रोकरेज 1700 से 1800 के प्राइस टारगेट्स 12 मंथ के टाइम होराइजन के हिसाब से लेके चल रही थी। एमके जरूर 2050 की बात कर रहा है, यानी कि मौजूदा स्तरों से अगले 12 महीनों में 20% के आसपास का अपसाइड उन्हें नजर आता है। अच्छा, ब्रोकरेज को अट्रैक्टिव क्यों लग रहा था? कोई मोतीलाल ओसवाल कह रहा था कि इसके स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं, रिटर्न रेशियोज अच्छे हैं, तो हमेशा हायर मल्टीपल्स कमांड करेगा, और कर भी रहा है इस समय। ये एम्बिट कह रहा था कि टॉप 3 प्लेयर्स हैं अक्रॉस कैटेगरीज, चाहे मार्जिन्स का देख लें चाहे आप रेवेन्यूज का देख लें, और जिस तरह का अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट है ये, ग्रोथ पोटेंशियल तगड़ा है, प्रीमियमाइजेशन की अपॉर्चुनिटी है, और लार्ज अप्लायंसेस की स्पेस में अब वो कह रहे हैं सबसे प्रिफर्ड पिक हमारी ये है। अच्छा, ये सब तो ठीक है, मैं ब्रांड की कहानी ना इन्हीं के लोगों से उसमें छुपी हुई है। एलजी का ओरिजिनल जो नाम था अर्स्टवाइल वो था लक्की गोल्ड स्टार, फॉर्मर नाम जो था। आज उसी की ये इंडियन सब्सिडरी इसी नाम को जस्टिफाई करती हुई इस पेरेंट के लिए नजर आ रही है। और एक लोगों से आप लोग वाकिफ हैं, लाइव्स गुड, तो जिन जिन के सब्सक्रिप्शंस आए हैं, आईपीओ अलॉटमेंट हुए हैं, सबकी लाइफ गुड है, बिल्कुल जस्टिफाई कर रहा है अपने सारे लोगों उसको। ये स्टार लाइफ्स गुड बिल्कुल जस्टिफाई कर रहा है, और आज तो गदगद होंगे जिनको आईपीओ मिला होगा। लेकिन शुक्रिया आशीष जी पहले सभी जानकारी के लिए। मयूरेश जी, कैसे देख रहे हैं आप एलजी की लिस्टिंग को आज? साथ ही अगर कंपेयर करें आप एलजी वर्सेस अदर्स, तो कैसा लग रहा है आपको एलजी? नहीं, ब्लॉकबस्टर लिस्टिंग थी तो आई थिंक कांग्रेचुलेशन जिनको भी आईपीओ लगा। बट दो चीजें थी, अगर आप एक पीयर टू पीयर कंपैरिजन करें, वो वर्लपूल हो या अन्य प्लेयर्स हो इंक्लूडिंग ब्लू स्टार वोल्टास, हालांकि आई थिंक ब्लू स्टार वोल्टास के पास एसी का एक मात्रा बहुत ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ देयर पोर्टफोलियो, तो कहीं ना कहीं आई थिंक वैल्यूएशन अभी फेयर हो गए हैं फॉर एलजी एंड इट्स पीयर ग्रुप इज वेल। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो इन्वेस्टर्स को लगा है, हमारी राय तो यही रहेगी कि एटलीस्ट आपका कॉस्ट रिकवर कर लीजिए एंड यू कैन प्रॉब्ली देन एंजॉय द मोमेंटम on the rest of the positions that you continue. Obviously, I think जैसे आशीष जी बता रहे थे, I think space काफी large है, इनकी जो penetration है, जो capacities हैं, ये काफी spread out है, distribution network काफी spread out है, pricing के हिसाब से काफी competitive इनके products रहते हैं, और well spread out products हैं, और ये introduce कर रहे हैं नए नए products in different ranges और categories that they work out. तो कंजम्पशन काफी बढ़ सकता है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, बट कहीं ना कहीं एटलीस्ट ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स आई थिंक एक अर्निंग्स का एस्टिमेट शायद प्राइस में आ चुका है, तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करने में कोई हर्ज नहीं। अच्छी बात बताई आशीष ने। एक्चुअली लकी गोल्ड स्टार आपको पता था श्रेया? नहीं, मुझे भी नहीं पता था, उनसे पता चला मुझे। लकी भी एक्चुअली वीरू, लकी भी वो एक्चुअली लैक हुई था, LAKHUI लैक हुई, हाँ, तो वो लैक हुई करके उसका लकी बन गया वो, और उसके बाद वो गोल्ड स्टार और लकी मर्ज हो गए, दैट इज LG। तो हाँ, तो उसके बाद उसका फिर और रीब्रांड कर दिया उसको, और ये लकी गोल्ड स्टार ग्रुप काफ़ी बड़ा ग्रुप है, काफ़ी लो प्रोफाइल मेंटेन करता है, वैसे काफ़ी इंटरेस्टिंग नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं रोज़ कुछ ना कुछ। आज ये सीखने को मिला लकी गोल्ड स्टार, और उसमें भी लैक हुई, नॉट एग्जैक्टली लकी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और लकी से आगे आते हैं डिक्सन की तरफ। जी हाँ, डिक्सन के शेयर में आज 3% की गिरावट है, सुबह तो 4% नीचे था,
अब थोड़ी सी रिकवरी, नहीं 4% अभी भी नीचे, तो 3 क्यों लिखा, 4 ही लिखना चाहिए था, 4% नीचे। तो जानते हैं कि आखिर क्यों गिरा डिक्सन। एक रिपोर्ट आई इंटरेस्टिंग शायद इसके ऊपर, है ना? बिल्कुल, एक रिपोर्ट आई, फिलिप कैपिटल की रिपोर्ट है। वो कह रहे बिकवाली कीजिए आप, सेल की कॉल उनकी तरफ से। टारगेट प्राइस काफ़ी नीचे का 9,085 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस, यानी कि करीब करीब आप देखें 48% का डाउनसाइड पोटेंशियल देख रहे हैं। आप क्यों बिकवाली की राय दे रहे हैं वो, तो वो कह रहे हैं कि एक क्लाइंट पर ज़्यादा ओवर डिपेंडेंसी हो गई है, मोटोरोला वो है, उस पर ज़रूरत से ज़्यादा निर्भरता है कंपनी की। अब एक आंकड़े रख रही हूँ आपके सामने, डिक्सन की मोबाइल वॉल्यूम में 40% वॉल्यूम जो है वो मोटोरोला से आता है। रेवेन्यू की बात कर लीजिए तो रेवेन्यू में योगदान 72% है मोटोरोला का, यानी कि काफ़ी निर्भर है इस पर। अब ऑर्डर में गिरावट है मोटोरोला की तरफ से। मोटोरोला ने डिक्सन से ऑर्डर करीब करीब 18% तक घटा दिया साल दर साल देखें, और कुछ बिजनेस कार्बन को ट्रांसफ़र करते हैं, तो यहाँ पर ऑर्डर में थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। एक्सपोर्ट्स के लिहाज से देखें तो वहाँ पे थोड़ी कमज़ोरी देखने को मिल रही है। जुलाई अगस्त में टेम्पररी तेज़ी के बाद अगर आप देखें तो सितंबर से जो एक्सपोर्ट्स है वो गिर गया है, और मार्केट शेयर में भी आप देखें तो लगातार गिरावट यहाँ पर डिक्सन को भारी पड़ रही है। कुछ बड़े क्लाइंट्स लॉन्ग चीज जैसे कि ओप्पो, रियलमी और शाओमी अब डिक्सन की जगह डीबीजी को ज़्यादा ऑर्डर दे रहे, तो यहाँ पर मात खा रही है डिक्सन। साथ ही मार्जिन पर भी आगे चलकर दबाव देखने को मिल सकता है। Q1 में हम बात करें तो EBITDA मार्जिन घटा था वहाँ पे करीब करीब 0.5% से ज़्यादा। अब आगे चलकर और यहाँ पर थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है, ऐसे फिलिप कैपिटल मान के चल रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो फिलहाल थोड़ा डामाडोल स्थिति बना रही है डिक्सन के लिए, इसलिए आज आप देख रहे हैं 4% के करीब करीब गिर कर रहा है कारोबार। यहाँ पे डिक्सन में इस रिपोर्ट का प्रभाव नजर आ रहा है। स्टॉक देर ऊपर आके ट्रेड करता हुआ, और जो लो इसने वायलेट नहीं किया था 7 अगस्त को, 11 अगस्त को, वो वायलेट किया। जो 30 सितंबर को ब्रेकडाउन था वो एक बार फिर से रिविजिट हो रहा है। हमारे साथ अरुण कुमार मंत्री मौजूद हैं इस पैनल में। अरुण, गुड आफ्टरनून। एक डिक्सन पे टेक दीजिएगा इस बार, हालांकि अभी हम फंडामेंटल नोट पे बातचीत कर रहे थे इस पे, अगर ये 1650, 16450 या 400 के नीचे सेटल हो जाए तो इस बार 200 EMA के चांसेस कितने हैं, जिस प्रकार के इस रिपोर्ट में टारगेट का उल्लेख किया गया? क्या ये कैपिटलाइज करेगा उन सर्कमस्टेंसेस में फॉर 15800, 15900? गुड आफ्टरनून वीरू जी। देखिए, डेफिनेटली मुझे लग रहा है मोमेंटम नीचे की तरफ का ही है। इनफैक्ट आज के वॉल्यूम्स अगर देखते हैं तो ऑलमोस्ट 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक आ चुका है, और क्लियरली मुझे लग रहा है 15700, 15800 की तरफ जाने के लिए तैयार है। छोटा सपोर्ट आप मान सकते हैं 16000 के आसपास है, पर मुझे लग रहा है वो सपोर्ट ब्रीच होने के चांसेस काफी ज्यादा है। तो 15800, 16000 वहां तक के लेवल्स जरूर देखने को मिल सकते हैं। मोमेंटम काफी नेगेटिव है, इनफैक्ट ओपन इंटरेस्ट एडिशन भी काफी हाई है, तो मुझे लग रहा है 400 से 500 रुपए की गिरावट और स्टॉक पे आ सकती। ओके, चलिए अब काम करते हैं, आपको बताते हैं धमाकेदार ऑप्शंस। मानस जी, अमित जी और अरुण जी हमारे साथ धमाकेदार ऑप्शंस के लिए। मानस जी, आप शुरुआत करें। तो देखिए, केईआई इंडस्ट्रीज के ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। थोड़े दिन पहले ही इसके बारे में बात हुई थी। यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट है चार्ट्स पे, तो इसका ऑप्शन खरीदा जा सकता है। 4400 का कॉल ऑप्शन जो 115 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 84 रुपीज का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और टारगेट सेट करने हैं 155 के। डिस्क्लोजर है कि इस पे हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दिया हुआ है। ओके, के इंडस्ट्रीज जो कि इस दौर के हाईएस्ट ट्रिजेक्टरी पे ट्रेड कर रहा है, हम बात कर रहे थे अभी मानस से। ये कॉल आपकी स्क्रीन पे 4400 की। चलिए अब अगला ट्रेड पिक करते हैं अमित जी से। अमित जी, क्या पिक कर रहे हैं ऑप्शंस में आप? वीरेंद्र जी, 9100 का बजाज ऑटो का कॉल ऑप्शन लेने की सलाह है। यहाँ पे स्टॉक का स्ट्रक्चर काफी वेल प्लेस्ड है। कॉन्फ्लुएंस और मूविंग एवरेज से स्टॉक ऊपर आ रहा है। जो पुलबैक था यहाँ पे कंप्लीट है, तो बजाज ऑटो का 9100 का कॉल ऑप्शन ट्रेड कर रहा है 177 रुपीज के आसपास। इसे बाय करें। 130 का स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट्स रहेंगे 250 रुपीज के। बजाज ऑटो पसंद आ रहा है आपको ऑटो स्पेस से, ये हो गए धमाकेदार ऑप्शन में अमित जी के पिक। अरुण कुमार मंत्री जी, आप बताइए आप क्या पिक करें धमाकेदार ऑप्शन के लिए? शायद मुझे लग रहा है मैक्स हेल्थ में अच्छा मोमेंटम है, तो 1180 का कॉल मैक्स हेल्थ में लेने की सलाह रहेगी। 18-19 रुपए के आसपास इसको बाय करके चल सकते हैं। 15 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए। 26 रुपए तक के टारगेट्स इसमें देखने को मिल सकते हैं, तो मैक्स हेल्थ में लॉन्ग करें। 1180 का कॉल लेके इसको लॉन्ग साइड लेके चल सकते हैं। चलिए, मैक्स हेल्थ केयर यहाँ पर आप चाहें तो बाय कर सकते हैं। मीनवाइल कुछ देर में रिजल्ट प्रीव्यूज़ भी करेंगे, लेकिन इससे पहले एक नज़र जरा मार्केट की। थोड़ा जल्दी स्पॉट कर लिया शायद, वो 25,200 तक जाते जाते अटक गया, 25,192 तक गया,
और वहाँ से थोड़ा सा वापस घूम गया। खैर कोई नहीं, रिकवरी तो है अभी भी अच्छी खासी। एक तो स्टॉक्स देखते हैं जहाँ मूव अच्छे आ रहे हैं। सोना BLW, ये स्टॉक कुछ अलग ही मोमेंटम में है इस समय। आई एम श्योर रेट तो हो चुकी होगी, लेकिन पोजिशनली काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है ये स्टॉक। इसके अलावा मैनकाइंड फार्मा में अच्छे मूव्स आ रहे हैं। वीरू ने ऑलरेडी लॉरस स्पॉट किया था। संवर्धन मदरसन ये भी अच्छा चला स्टॉक। काफ़ी स्टॉक्स हैं जहाँ पर अच्छे मूव्स इस समय आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा और क्या इंटरेस्टिंग है, बंधन बैंक लेकर आइए एक बार जरा। बंधन बैंक में अच्छी खासी आज करेक्शन है, और वोडाफोन आइडिया में आज करेक्शन आई है। वोडाफोन आइडिया ये भी इस समय आपको करेक्शन के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर भी थोड़ा सा मूव है। एक और चार्ट चेक लेते हैं, एक बार केफिन टेक लेकर आइए। मानस एक बार केफिन का चार्ट देखिए। केफिन में अच्छी खासी रैली थी, लेकिन आज थोड़ा सा गिरावट यहाँ पर। कोई व्यू स्टॉक पर पिछले कुछ मिनटों में खास तौर से गिरावट आई? बिल्कुल, देखिए स्टॉक ने डिसअपॉइंट किया है। कल मैंने यहाँ पर एक कॉल में रिकमेंडेशन दिया था, उसका रीजन ये था कि स्टॉक ने अपने 200 डे और 100 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया था, लेकिन आज स्टॉक करेक्ट हुआ है, 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास आया है। बट फिर भी मेरा समझना है कि अगर आप अपनी पोजीशन को होल्ड करें तो स्टॉप लॉस 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे लगा ले। 1079 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड किया जा सकता है। इस बार अगर 1120 के ऊपर निकलेगा तो मेरे ख्याल से रैली रिज्यूम हो जाएगी, और उस केस में 1180 तक के टारगेट देखने को मिल जाएंगे। ओके, चलिए अभी काम करते हैं, बात करते हैं रिजल्ट्स की। कल निफ्टी की 2 कंपनियां एक्सिस बैंक और HDFC लाइफ अपने नंबर्स लेकर आएंगे। इसके अलावा F&O से HDFC AMC, IRFC, L&T फाइनेंस समेत 6 कंपनियों के नंबर्स आएंगे। हमारे साथ गौरव और दीपाली मौजूद हैं, उनसे समझते हैं नंबर्स। गौरव से जानेंगे एक्सिस के नंबर्स का प्रीव्यू, और दीपाली से जानेंगे HDFC लाइफ। गौरव आपके पास आते हैं पहले, क्या एक्सपेक्ट करें एक्सिस बैंक से? गुड आफ्टरनून। जी हाँ, अगर हम बात करें एक्सिस बैंक की तो पिछले कुछ 3 क्वार्टर में हमने देखा है कि लोन बुक ग्रोथ जो है वो सिंगल डिजिट्स में रहा है। इस क्वार्टर की भी बात करें तो कहीं पे स्ट्रीट का मानना यह है कि ये जो सिंगल डिजिट लोन बुक ट्रेजेक्टरी है वो ऐसी ही बनी रहेगी। अराउंड 9.3% की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और डिपॉजिट्स में कहीं पे हमें 10% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इसी के साथ साथ अगर हम नंबर्स पे जाए तो कहीं पे जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिल सकता है 2% का, और इसके 2 रीजंस है। सबसे पहले कहीं पे मार्जिन्स पे प्रेशर रहेगा क्योंकि रेट कट का इम्पैक्ट इस क्वार्टर में देखने को मिलेगा, और दूसरा जो आप बाकी एसेट में रिप्राइसिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा लैग के साथ होता है एक्सिस में, तो इसकी वजह से कहीं पे जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वहाँ पे भी लगभग 17 बेसिस पॉइंट की गिरावट जो है देखने को मिल सकती है सीक्वेंशियल बेसिस पे। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो वहाँ पे भी लगभग 4% की गिरावट देखने को मिल सकती है, और इसका मेन रीज़न ये है कि कहीं पे फी इनकम जो है वहाँ पे वीकनेस हो सकती है क्योंकि लोन बुक ग्रोथ में वीकनेस है। इसके अलावा प्रोविजंस की बात करें तो कहीं पे ज़्यादा कुछ गिरावट नहीं देखने को मिल सकती प्रोविजंस में, और इसी के साथ साथ प्रॉफिट की बात करें तो वहाँ पे 18% की गिरावट जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें एक्सिस बैंक में देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें पिछले क्वार्टर की तो क्रेडिट कॉस्ट जो था और स्लिपेजेस थे वो ज़्यादा थे क्योंकि कहीं पे टेक्निकल इंपैक्ट था। इस क्वार्टर में ब्रोकरेजेस का मानना यह है कि क्रेडिट कॉस्ट तो नीचे आएगा बट स्लिपेजेस जो है वो लगभग उसी लेवल पे 2% लेवल पे बने हुए हमें देखने को मिल सकते हैं। आखिर में अगर हम बात करें तो आगे जाके लोन बुक पे कैसे कमेंट्स रहेंगे वो देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेगा, क्योंकि पिछले 3 क्वार्टर में लगातार हमने देखा है एक वीकनेस इनके लोन बुक ग्रोथ में। इसके अलावा जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे कमेंट्री रहेगी वो भी देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेगा, और आखिर में एसेट क्वालिटी पे क्या कमेंट्स देते हैं वो भी देखना ज़रूरी रहेगा। इसी के साथ साथ कल के कॉल में ये भी देखना ज़रूरी रहेगा कि जो फिलहाल में CPI प्रिंट आया है इसकी वजह से कहीं पे एक्सपेक्टेशंस है कि रेट कट हो सकते हैं, तो वहाँ पे मैनेजमेंट का मानना कैसा है और उसका कैसे इम्पैक्ट होगा वो भी जानना मैनेजमेंट की तरफ से काफ़ी ज़रूरी रहेगा। बट फिलहाल के लिए कुछ वीक नंबर हम एक्सिस बैंक की तरफ से कल के दिन में देखने को मिल सकते हैं। ओके, कमज़ोर नंबर्स रह सकते हैं। गौरव शुक्रिया, और 3-4 चीज़ों पे कमेंट्री काफ़ी देखने वाली चीज़ होगी, लोन बुक्स, नेम्स और एसेट क्वालिटी। अब HDFC लाइफ से क्या एस्टिमेशंस हैं ये बताइए दीपाली। थैंक यू श्रेया। और HDFC लाइफ के नंबर्स अच्छे रह सकते हैं हर पैरामीटर पर। ओवरऑल 10% के आसपास की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। अगर बाइफोकेट करके देखें तो मुनाफे के साथ शुरुआत करते हैं, जहां पर मुनाफा 433 करोड़ से बढ़कर 474 करोड़ रह सकता है, यानी ऑलमोस्ट 9.5% के आसपास की ग्रोथ यहाँ रहेगी YoY बेसिस पे। वहीं AP यानी एनुअलाइज्ड प्रीमियम इक्विवेलेंट में भी 10% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। 3,858 करोड़ से बढ़कर ये YoY बेसिस पे 4,240 करोड़ आ सकता है। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस की बात करें तो यहाँ भी 9.7% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। 938 करोड़ से बढ़कर 1,030 करोड़
आंकड़ा रह सकता है। वहीं अगर वीएनबी मार्जिन देखेंगे तो ये फ्लैट रह सकते हैं। पिछले साल इसी तिमाही में 24.3% के आसपास के वीएनबी मार्जिन थे और 24.2% के आसपास के आंकड़ा रह सकता है। इंपॉर्टेंट ये है कि ओवरऑल अगर इंश्योरेंस स्पेस में देखेंगे तो एचडीएफसी लाइफ आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई देगा। जो जीएसटी रेट कट कम हुए हैं उसका कम इम्पैक्ट ओवरऑल मार्जिन पर देखने को मिलेगा। और इसके अलावा भी जो ओवरऑल इनके जो फर्स्ट ईयर प्रीमियम्स है वहाँ भी 10 से 12% के आसपास की ग्रोथ प्रोजेक्टेड है सालाना आधार पर। हमने सितंबर अपडेट्स भी देखे थे, वहाँ भी एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट की थी। इसके अलावा ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स पर क्योंकि कंसिस्टेंटली फोकस बना हुआ है तो ओवरऑल ग्रोथ को एड करते हुए नजर आएंगे। इंपॉर्टेंट रहेगा कि आगे के आउटलुक या कमेंट्री मैनेजमेंट की किस तरीके से आती। सबसे पहले नॉन पार प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स को लेकर क्या प्लानिंग है, मार्जिन को लेकर क्या प्लानिंग है, जीएसटी ट्रांजिशन का क्या कोई फर्दर इम्पैक्ट मार्जिन पर दिखेगा या फिर इसी रेंज में स्टेबल होते हुए दिखाई देंगे। प्राइसिंग को लेकर कंपनी कुछ रिवर्क कर रही है या क्या प्रोसेस रहेगा, ये कुछ कमेंट्री इंपॉर्टेंट रहेगी। लेकिन स्ट्रॉन्ग नंबर्स एचडीएफसी लाइफ की तरफ से आ सकते हैं। दीपाली शुक्रिया आपका। एचडीएफसी लाइफ के नंबर्स स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं जैसे कि दीपाली ने कहा। और याद रखिएगा नंबर से पहले प्लेसमेंट इसकी बहुत नेगेटिव है। मतलब ये इस दौर की लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी, इस दौर जब मैं बोल रहा हूँ तो यानी अगस्त सितंबर अक्टूबर की लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी और इवन मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर ऑलमोस्ट 6 महीने की लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी पे ट्रेड कर रहा था। यानी कुछ पॉजिटिव नंबर्स में अगर सकारात्मक हुआ तो रिएक्शन देने के लिए काफ़ी स्पेस है। मैं इसको टेक्निकली और ज़्यादा अगर आप देखें कंसिडर नहीं करूँगा। लेकिन अब मैं थोड़ा सा विषय चेंज करूँगा। जो निफ्टी में एक पुल बैक आया, इस पुल बैक में कहाँ से पार्टिसिपेशन आ रहा है, एक दो स्टॉक्स और या फिर नॉट एग्जैक्टली निफ्टी के बाहर भी एक दो स्टॉक्स को कंसिडर कर लेते हैं। लेकिन पहले आप लेके आइए जरा टीवीएस मोटर्स। सिर्फ क्लोजिंग नहीं, कल के प्रोस्पेक्टिव से भी एक अच्छी पोजीशनिंग के साथ कल के लिए जाता हुआ एक बार रखिएगा। डे हाई पर आया है और ये मेरे आया शीट पे इवन मदरसन भी आया। बट मैं टीवीएस को कंसिडर करना चाहूँगा। हमें जी टीवीएस आज जिस प्रकार का निफ्टी का स्ट्रक्चर रहा, जिस प्रकार का ऑटो का बिहेवियर रहा, लेकिन उसी के अगेंस्ट आप टीवीएस को देखिए क्या स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट के साथ जा रहा है। आपका टेक इस पे? जी वीरेंद्र जी, काफी अच्छी प्लेसमेंट है। इनफैक्ट स्टॉक ने बहुत बढ़िया से इस पूरी 2 दिन की वोलेटिलिटी में अच्छे से अपने लेवल्स होल्ड किए। 10 और 20 डेमा इसने ब्रेक नहीं किया। और अब थोड़ा सा अगर जैसे हम देख रहे हैं मार्केट स्टेबलाइज हो रहे हैं नीचे के लेवल से, तो इट हैज स्टार्टेड आउट परफॉर्मिंग। तो जैसे कि मैंने बजाज ऑटो का भी कॉल ऑप्शन दिया था, ये सेक्टर ओवरऑल अच्छा लग रहा है। टीवीएस की भी पोजीशनिंग काफी अच्छी है। 3460 का एक स्टॉप लॉस के साथ इसे लॉन्ग किया जा सकता है। टारगेट्स रहेंगे 3575 एंड 3600 के। ओके, चलिए काम करते हैं। अब आपको बताते हैं 4 का चौका का सीक्वेंस। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन लेंगे मानस जी से, फिर चलेंगे रचना जी के पास एफएन सुपरस्टार के लिए, गावा सर के पास चार्ट का चमत्कार के लिए और मिड कैप फंडा के लिए मयूरेश जी के पास चलेंगे हम। ये 4 ट्रेड्स आपके लिए लाइंड अप हैं। तो मानस जी आप शुरुआत करिए सस्ता ऑप्शन। तो देखिए अनुज जी, एंजल 1 पे रिकमेंडेशन मैंने मॉर्निंग में भी दिया था। पहला रिकमेंडेशन उसी पे था। 2350 के कॉल ऑप्शन की बात की थी, उसके टारगेट ऑलमोस्ट अचीव हो गए। लेकिन अब आप 2400 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। यहाँ पर ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव लगता है, लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट है। तो 2400 वाला कॉल ऑप्शन जो 78 पे ट्रेड हो रहा है उसमें खरीदारी करेंगे। 54 रुपीज का आपको स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करनी है और 135 रुपए के टारगेट सेट करने हैं 2400 के कॉल ऑप्शन में एंजल 1 के। ओके, एंजल 1 अक्टूबर 2400 की कॉल। अब चलते हैं रचना जी के पास एफएन सुपरस्टार के लिए। रचना जी क्या पिक कर रहे हैं आप? जी एफएन सुपरस्टार के लिए मैं एचडीएफसी एएमसी देना चाहूंगी ऑन द शॉर्ट साइड एंड 5623 पे ये ट्रेड कर रहा है। हम इसमें 5650 पे एसएल लगा सकते हैं। डाउन साइड पे हमारा टारगेट हो सकता है 5570 एंड 5550 एंड इसमें अगर आप पी भी बाय करना चाहते हैं तो 5500 का पी भी बाय कर सकते हैं जो कि 78 पे ट्रेड कर रहा है। उसमें 67 पे एसएल लगा के उसमें 90 एंड 105 के टारगेट लगा सकते हैं। ओके, एचडीएफसी एएमसी में बिकवाली के रहा है फिर सुपरस्टार के लिए रचना जी की तरफ से। गाबा से बताइए चार्ट का चमत्कार आपका। तो चार्ट का चमत्कार रहेगा, स्टॉक का नाम है इरिडा। ट्रेड कर रहा है 155 पर इरिडा। स्टॉप लगाएंगे सिर्फ ₹1 का 153। आई थिंक 158 एक रीजनेबल टारगेट हो सकता है इरिडा का। मैं गाबा सर की पिक हो गई। नंबर्स के बाद अच्छा रिएक्शन यहाँ पर आता हुआ। आप मयूरेश जी मिड कैप फंडा क्या पिक किया आपने?
अनुज जी, आई थिंक डॉक्टर लाल्स पे हमारी नजर है और हमारे वॉच लिस्ट पे है और हमारे दिवाली पिक्स के लिस्ट में भी है। दो चीजें आई थिंक, एक जो रेवेन्यू ग्रोथ पिछले तिमाही में देखने मिली थी, 11% का इजाफा देखने मिला था 670 और करोड़। बट खास बात ये थी कि जो इबिटा मार्जिन में एक एक्सपेंशन देखने मिला है पिछले 2 वर्षों में। FY23 में इबिटा मार्जिन लगभग 24.5% के आसपास थी। FY25 एग्जिट इट वाज एट 28.3% और पहले तिमाही में 28.7% के आसपास थी। रिस्पेक्टिवली आई थिंक जो आरओसीज में एक परफॉर्मेंस देखने मिला है, जो 24% FY23 में था, आरओसीज इन एक्सेस ऑफ 48% एज वी स्पीक। तो क्लियरली आई थिंक जो कैपिटल एलोकेशन स्ट्रेटजीज है, जो 1225 करोड़ की कैश इनके बुक्स पे है, जो ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन ये दिल्ली और एनसीआर के बाहर कर रहे हैं, रेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया में, ये सिग्निफिकेंटली नंबर्स पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। नंबर ऑफ पेशेंट्स पिछले वर्ष पूरे साल में लगभग 28.8 मिलियन थे। दे ऑलमोस्ट डन ऑलमोस्ट 8 मिलियन ऑड ये क्वार्टर में। जैसे नए स्पेशलाइज्ड टेस्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, प्राइसिंग और मार्जिन्स रिलेटिवली बेहतर रह सकते हैं। तो हमें लगता है आई थिंक जो रेटिंग रैंकिंग्स हम देखते हैं, प्लेसमेंट देखते हैं इंस्टीट्यूशन के हिसाब से भी, डॉक्टर लाल्स हमारे वॉच लिस्ट। ओके डॉक्टर लाल पैथलैब, आपका 3178 पिक बाय कॉल है। ट्रेड्स हमने पिक किए थे शुरुआत से, एक एक करके बताता हूँ मैं आपको। पहला ट्रेड पिक किया था मानस जायसवाल जी का सस्ता ऑप्शन, वो उन्होंने थोड़ा सा, अगर आप देखिए, डेल्टा लिफ्टिंग करी है। सुबह एंजल वन में कॉल दी थी 2300 की, नाउ इट्स 2400। 54 के स्टॉप लॉस के साथ 635 का लक्ष्य यहाँ पे। रचना जी ने एफएनओ सुपरस्टार पिक किया। ट्रेड रहा इनका HDFC AMC फ्यूचर्स। इट्स अ सेल ट्रेड, याद रखिएगा। ये कोलैप्स हो रहा है और इसी सेगमेंट में कितने डाइवर्जेंस है, एक स्ट्रॉन्ग एक सेल। प्रकाश गावस्कर ने पिक किया चार्ट का चमत्कार ट्रेड और ये रहा इनका इरिडा। और प्रकाश जी ने सुबह पिक किया था डॉक्टर लाल पैथलैब। मयूरेश जी ने इस वक्त उसको अपनी फंडामेंटल कॉल बनाया है और ये आपकी स्क्रीन पे मयूरेश जी का आज का मिड कैप फंडा डॉक्टर लाल पैथलैब। निफ्टी इट्स 25161, बैंक निफ्टी 56490 और निफ्टी IT अनुज रीजनेबल है? मतलब आज सुबह 12 बजे तक 25,200 तक कॉल राइटर आ गए थे। हम 25,100 25,200 के बीच में भी इस क्लोजिंग को ले जाएं तो ठीक है। हाँ ठीक है वीरू, ठीक है। देखिए 25,050 से ऊपर की पूरी जो क्लोज है वो ठीक है, चलिए ठीक है। 25,200 क्रॉस नहीं हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं। अब लेकिन आखिरी के आधे घंटे में देखते हैं कोई एक्सपायरी रिलेटेड अगर मूव आना है तो। बाकी लेकिन ठीक है, मार्केट कोई बहुत ज़्यादा मुझे लगता नहीं कि आज की क्लोज को मैं बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं मानूंगा। बस एक ये चीज़ है, मिड कैप की मार्केट थोड़ी ख़राब रही है आज। यही अगर अच्छी ब्रेड्थ पे आया होता तो बिल्कुल नहीं घबराते, लेकिन थोड़ी सी ब्रेड खराब है। लेकिन पिछले मंगलवार को भी आई थिंक ऑलमोस्ट ऐसा ही ट्रेंड था, तो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा घबराऊंगा नहीं इस चीज़ से। चलिए अब बात करते हैं मार्केट के थोड़ी सी लॉन्ग टर्म टेक्सचर की। वाइट ओक कैपिटल AMC के CEO आशीष सोमैया हमारे साथ जुड़े हैं। आशीष जी, गुड आफ्टरनून, सीजन्स ग्रीटिंग्स। बताइए कि इस साल मार्केट में जो पेन रहा पिछले साल, क्या उससे उबरने में थोड़ा सा कुछ साइंस दिख रहे हैं उसके? क्या अगला साल इक्विटी इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा होगा? सो अनुज जी, एक्चुअली दिवाली टू दिवाली अगर बात करें तो जब इस दिवाली की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो अगर आप ध्यान देखें तो जितना खराब हो सकता था, जो चीज़ें हमने इनकाउंटर करी है इस पूरे साल में, उसको ध्यान में रखते हुए अगर हम सोचें तो जितना खराब हो सकता था उतना खराब एक्चुअली हुआ नहीं। और गिवन कि भाई $18 बिलियन की सेलिंग, टैरिफ्स, वी नो, मतलब पूरे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हमको पता है। तो जिस तरीके का माहौल था उसके मुकाबले में रिलेटिवली स्पीकिंग मार्केट का परफॉर्मेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और अगर हम लोगों का चलिए इंडेक्स पे करीब करीब 0 रिटर्न है। फंड्स पे डिपेंड करता है किस तरीके के फंड्स में है, कुछ मामूली नेगेटिव, कुछ मामूली पॉजिटिव। कुल मिला के इट इज़ नॉट बैड कंसिडरिंग द एनवायरनमेंट। और अब जब अगले साल की तरफ जा रहे हैं तो एटलीस्ट डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में ट्रेंड तो इम्प्रूवमेंट का ट्रेंड दिख रहा है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि अब जैसे अगर आप RBI वगैरह को देखते हैं तो RBI तो क्रेडिट पॉलिसी, लेंडिंग नॉर्म्स, काफ़ी सारी चीज़ें चेंज करने को देख रहा है। गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी भी चेंज हो गई है। बस केवल बाहर का जो माहौल है, पहले 3 से 6 महीना, अगर इस दिवाली से नेक्स्ट दिवाली देखते हैं तो पहले 3 से 6 महीना हम लोगों को फर्स्ट फेज में बाहर का माहौल जो है उससे उभर के निकलना पड़ेगा। बाहर कुछ चेंज होना चाहिए। लोकल कंडीशंस तो चेंज हो रही है, इम्प्रूव हो रही है, लेकिन जब तक बाहर का माहौल इस तरीके का है तब तक मुझे लग रहा है कि जो मार्केट का एक रेंज देखने को मिल रहा है शायद वैसा ही रहेगा। आशीष जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। एक स्पेस जिसने एक वर्टिकल राइज दिया बिटवीन आई थिंक 21 to 25, फर्स्ट टाइम ये थोड़ा सा चार्ट्स पे प्राइस वाइज, सर्कमस्टेंसेस वाइज
चैलेंज्ड हुआ है वो है ईएमएस सेगमेंट. लुक एट द वेल्थ क्रिएटर इन दिस सेगमेंट, डिक्सन. एक तो टैरिफ, हालांकि कुछ कंपनियां यूएस में भी हैं जिन्होंने एक्विजिशन किया था और वो आई थिंक वो नेविगेट कर पाएंगे इस टैरिफ वॉर को. पर आपका ईएमएस सेगमेंट पे व्यू क्या है इस वक्त? एक्चुअली हमारे पोर्टफोलियोज में वीरेंद्र जी एक्सपोजर था, मतलब क्या है कि कभी वेटेजेस प्लस माइनस होते हैं लेकिन एक्सपोजर बरकरार है. और डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चरिंग, ईएमएस जैसा आपने बताया, इंजीनियरिंग के सारे सेक्टर्स, इस पे पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव व्यू है. मुझे लग रहा है कि ये किसी न किसी कारण से समझिए, जैसा आपने बताया वर्टिकल राइज है, उसके बाद एक कंसोलिडेशन होना या एक तरीके से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा बिल्ड हो जाना, ये हो सकता है. लेकिन व्यू कोई चेंज नहीं हुआ है और मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से पोर्टफोलियोज में रहेगा ये, और मौका आने पे शायद एक्सपोजर्स बढ़ेंगे भी. ओके आशीष जी, गुड आफ्टरनून. श्रेया बात कर रहे हो. अब से कुछ दिनों में धनतेरस है, फिर दिवाली है और गोल्ड एंड सिल्वर आसमान छू रहे हैं सर. उससे भी मुझे लग रहा है अब ब्रह्मांड में जा रहे हैं, अब तो आसमान को भी चीर कर. क्या लग रहा है कमोडिटीज़ को लेकर, प्रेशियस मेटल्स को लेकर आपको? अभी आपका टेक क्या है? साथ ही जिन्होंने रैली मिस की वो क्या करे? क्या आगे चलकर भी आप, पिछली दिवाली भी हम यही डिस्कस कर रहे थे, रिकॉर्ड स्तरों पर थे उस वक्त, इस दिवाली भी, क्या नेक्स्ट दिवाली भी हम यही बात कर रहे होंगे? नहीं श्रेया जी, मेरा ऐसा मानना है कि नेक्स्ट दिवाली हम लोग इक्विटी की बात कर रहे होंगे. जैसा मैंने अनुज जी को भी बताया कि इस यहाँ से लेकर अगली दिवाली तक 2 फेज में अगर डिवाइड करते हैं, पहले 3-6 महीने इस तरीके का माहौल रहेगा. क्योंकि देखिए अल्टीमेटली कहीं ना कहीं पे यूएस की ये जो एआई को लेकर के बड़ी मूव है, यूएस की इकोनॉमी है, ये पूरा टैरिफ का मामला है, आने वाले 3-6 महीने में समझिए यूएस का करेक्शन, थोड़ा यूएस इकोनॉमी का कूलिंग ऑफ. क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा, आपने भी, हम सब सेम इन्फॉर्मेशन और रिसर्च पढ़ते भी हैं कि भाई बहुत ज़्यादा एआई को लेकर के एक तरफा मूवमेंट हो गई है, तो कहीं ना कहीं पे उसको कंसोलिडेट होना है. और आने वाले थोड़े समय में मुझे ऐसा लगता है कि जब यूएस की मार्केट और यूएस की इकोनॉमी में कुछ फेरबदल दिखेगा हमको, और ये टैरिफ वाला मामला थोड़ा जब ठंडा होगा, तो अल्टीमेटली पैसा मुझे ऐसा लगता है इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ आता हुआ दिखेगा. तो अगली दिवाली तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग इक्विटी के बारे में ही बात कर रहे होंगे. गोल्ड सिल्वर को लेकर के जैसा आपने बताया कि भाई कई लोगों की रैली मिस हो गई है, तो आई थिंक दैट उसको अभी चेज नहीं करना चाहिए. मैं जानता हूं कि जो मैं बोल रहा हूं वो करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अब चेज करने का कोई मतलब नहीं है. क्योंकि देखिए क्या होता है कि एक मोमेंटम को देख करके हम हमेशा लोगों को बोलते हैं कि आपको एसेट एलोकेशन को ध्यान में रखना चाहिए. अगर आप इक्विटी इन्वेस्टर हैं तो लंबे अरसे में इक्विटी सब चीज को आउट परफॉर्म करेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है. लेकिन अगर पिछले 1 साल में इक्विटी में रिटर्न नहीं बना, ओहो देखो गोल्ड कितना चल गया, ये सब चीजें देख करके आपको तकलीफ हो रही है, दुविधा हो रही है, तो आप 100% कन्विंस्ड इक्विटी इन्वेस्टर नहीं है, तब आपको एसेट एलोकेशन करने की जरूरत है. और एसेट एलोकेशन करने की अगर जरूरत है तो मैं मानता हूं कि पोर्टफोलियो में गोल्ड होना चाहिए था. लेकिन अब ये सब रियलाइज करके आप ओवरनाइट अपना पोर्टफोलियो भी चेंज नहीं कर सकते हो. अब अगर एसेट एलोकेशन चेंज करना है तो भी वो भी आपको धीमे धीमे अगले 1-2 साल में करना पड़ेगा कि भाई चलो अगली बार ऐसा कुछ होगा तो हम मिस आउट नहीं करेंगे. तो अभी चेस करने का मुझे तो नहीं लगता है चेस करने का कोई मतलब है. आने वाले 2-3 महीने जब तक ये यूएस इकोनॉमी, जियोपॉलिटिक्स, यूएस टैरिफ्स, ये सब चीजें जब तक अनसर्टेनिटी बना रही है, तब तक हाईलाइट्स में और सुर्खियों में रहेगा. लेकिन अल्टीमेटली जैसा मैंने बताया, 1 साल बाद हम अगर फिर से मिलेंगे तो इक्विटी का ही गुणगान हो रहा हो. ओके बिल्कुल इक्विटी का ही गुणगान हो तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा. अच्छा ये आशीष जी, एक सेक्टर जिसने लीड ली है लगातार वो है 2 व्हीलर्स. मैं ऑटोज़ भी नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ऑटोज़ में भी बहुत बड़ी एक क्लास होती है, लेकिन 2 व्हीलर स्टॉक्स, चाहे हीरो देख लें जिसने शानदार लीड लिया, टीवीएस, आयशर मोटर्स, हार्डली कोई दिन होता है जिसमें ये स्टॉक रेड में बंद होते हैं. मतलब अगर रेड में आते भी हैं तो उसमें तुरंत बाइंग आ जाती है. क्या स्ट्रीट बहुत ज़्यादा इस समय ओवरवेट हो गया है इन स्टॉक्स में? 3-3 महीने में ऑन एन एवरेज 2 व्हीलर स्टॉक्स 25% ऊपर हैं. आपकी स्क्रीन पर शायद दिखाई भी दे रहे हो. ऐसे में बताइए क्या व्यू रहेगा 2 व्हीलर स्टॉक्स पर? अनुज जी, आई थिंक ये पूरा अगर आप देखें तो एक कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी या पेंट अप डिमांड या जो भी चेंजेस की वजह से दिख रहा है, बिकॉज टैक्स कट्स है, जीएसटी है, इसके बाद से ये 8th पे कमीशन की भी बात हो रही है, और कहीं ना कहीं पे एक डिमांड रिकवरी की बात हो रही है. सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑटोमोबाइल्स एंड स्पेसिफिकली जैसे आपने बताया 2 व्हीलर्स में
एक कंटिन्यूअस मोमेंटम दिख रहा है और ऐसा इमीडिएटली कोई नेगेटिव चेंज होने का कोई कारण नहीं दिख रहा है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फिलहाल जो ऑटो में और स्पेसिफिकली टू व्हीलर्स में जो तेजी है आने वाले थोड़े समय एटलीस्ट नेक्स्ट 3 मंथ्स 6 मंथ्स दिखेगा, बिकॉज ट्रिगर्स काफ़ी सारे देखने को मिल सकते हैं। अच्छा आशीष जी, एक और चीज़ जिस पे बात करना चाहूँगा, अगेन आई मीन जीएसटी कट का फ़ायदा एक इंडस्ट्री को और मिला, वो है इंश्योरेंस स्पेस, और वो एक बड़ा अतिरिक्त भार था, है ना। कोई भी हम पॉलिसी लेते थे उसमें वो जो जीएसटी का कॉलम था उसको देख के चुभन तो होती थी थोड़ी सी। और एक और बात है कि इन्होंने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के मार्जिन्स भी कम किए, जो मार्जिन्स पे करते थे ये लोग, कमीशंस पे करते थे। आपका इंश्योरेंस स्पेस पे क्या व्यू है, क्योंकि मोस्ट स्पेशली आई थिंक 23 से 25 के बीच में इस स्पेस ने पैसा बना के दिया है। अभी इंश्योरेंस पे अपने आप को कितना डिप्लॉय करना चाहिए, कितना एक्सपोजर रखना चाहिए? नहीं वीरेंद्र जी, हम लोगों का तो अक्रॉस द बोर्ड इंश्योरेंस में एक्सपोजर है एक्चुअली, और पॉजिटिव है। लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ, हर अक्रॉस द बोर्ड इंश्योरेंस में है। और न केवल इंश्योरेंस से जुड़े हुए फिनटेक्स, आई थिंक एक्सपोजर है। और लंबे अरसे के लिए देखिए पूरा का पूरा जैसे जिस तरीके से कंस्ट्रक्टिव, देखिए हर इंडस्ट्री के रेगुलेटरी माहौल में थोड़ा फेरबदल है ज़रूर, लेकिन ओवरऑल एसेट मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट, ब्रोकिंग, इंश्योरेंस, पूरी की पूरी जो फाइनेंशियल सर्विसेज है, नॉन लेंडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ ऑब्वियसली, फाइनेंशियल सर्विसेज जो पूरी है, इस पे काफ़ी कंस्ट्रक्टिव व्यू है। और अल्टीमेटली देखिए जो अंडर पेनिट्रेशन है और जहाँ पेनिट्रेशन है वहाँ पे भी लोग सही मात्रा में इंश्योरेंस लेते नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबा इसमें रनवे है। आई थिंक पिछले 4-5 साल में हमने कई बार ऐसा देखा कि कहीं पे रेगुलेटरी ओवरहैंग है, कहीं पे कोविड के बाद का पूरा जो माहौल हमको देखने को मिला। सो इसकी वजह से एक नेगेटिविटी होती है, कुछ हादसे हो गए, फ्लड्स हो गए, तो एक नेगेटिविटी फ्रॉम मैक्रो पर्सपेक्टिव होती रहती है। लेकिन अल्टीमेटली लंबे अरसे में अगर आप देखें, और लंबे अरसे का मतलब ये नहीं कि 20 साल की बात कर रहे हैं, आने वाले 2-3 ईयर्स भी अगर आप देखें तो इंश्योरेंस में एक्सपोजर है भी और रहेगा। ओके आशीष जी, अगर मैं पूछूं आपसे एक ऐसा स्पेस जिसकी हम कम बात करते हैं या फिर जिस पर अभी हमारा ध्यान नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि आने वाले 1 से 1.5 साल में वो बूम करे और वहाँ पे अच्छा खासा मौका दिखता है, तो वो कौन सा स्पेस होगा? सी आई थिंक दैट मुझे ऐसा लगता है कि अल्टीमेटली मतलब ऐसा कोई फंड हाउस फिलोसॉफी नहीं बोल रहा हूँ, मैं क्लैरिफाई कर दूं कि भाई एज अ फंड हाउस तो हम लोग BSE 500 इंडेक्स को बीट करने के लिए रिलेटिव बेसिस पे पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते हैं अल्फा जनरेशन के लिए। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि 2 चीज़ें चेंज हो रही है। एक, अगर आप देखें तो पिछले 10 साल में हमारे देश में गवर्नमेंट को फ्रेजाइल 5 बनने की नेगेटिविटी मिली, कंपनियों को NCLT IBC ओवर एक्सपेंशन करने की पेनल्टी मिली। अल्टीमेटली हमने देखा IL&FS का डिफॉल्ट, कई सारे इंस्टीट्यूशंस भी, तो फाइनेंशियल बैंकिंग को, सो गवर्नमेंट, कंपनियां और लेंडर्स, इंस्टीट्यूशंस, सबको पिछले 10 साल में, क्योंकि 2010-12 तक भारी एक्सपेंशन हुई, तो उसके बाद 2012 से लेकर 2020 और कोविड तक ये पूरा कंसोलिडेशन, क्लीन अप और काफ़ी मार पड़ा। तो क्या है कि एक तरीके से इंस्टीट्यूशंस, कंपनियां, कुछ बड़े कॉरपोरेट्स या बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स को छोड़ के कंपनियां हैं, बैंकें हैं, गवर्नमेंट है, ये पूरा ही बहुत ही कंजर्वेटिव और एक रिकॉइल मोड में देखने को मिला। लेकिन अब अगर आप देखें तो RBI की तरफ से एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स को लिबरलाइज करना, बैंकों के कैपिटल के रिस्क वेटेजेस को रिव्यू करना, क्रेडिट को बढ़ावा देना, तो मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा हो सकता है कि आने वाले थोड़े समय में फिर से हम एक एक्सपेंशनरी मूवमेंट देख सकते हैं। तो इससे 2-3 चीज़ें हो सकती है। या तो पूरा इन्वेस्टमेंट का माहौल फिर से एक स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट का माहौल बन सकता है केपेक्स वगैरह को लेकर के। दूसरा, बैंकिंग में फिर से भारी एक्सपेंशन हमको देखने को मिल सकता है। तो जैसा हमने 2005, 6, 7, 8 में देखा कि एक एक्सपेंशनरी फेज था, शायद पिछले 10 साल मार खाने के बाद फिर से एक एक्सपेंशनरी फेज हमको दिख सकता है, बिकॉज सिस्टम क्लीन है, अंडर लीवरेज है, बैंकों का कंसोलिडेशन हो चुका है, और मैक्रो एनवायरनमेंट भी हमारा रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग और फेवरेबल है। तो ये अगर एक्सपेंशनरी मूव होता है, गवर्नमेंट और RBI की पॉलिसीज इस तरह का दर्शाती है, तो पॉजिटिविटी बन सकती है। दैट इज व्हाट आई फील।
ओके आशीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इस बातचीत में, अच्छा लगा और सभी सेक्टर्स पर खुल के आपने अपना व्यू रखा, बहुत बहुत शुक्रिया। और सर मेरी तरफ से, अनुज, श्रेया, पूरे CNBC आवाज़ परिवार की तरफ से आपको दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। बहुत शुभ, मंगलमय और सुखद रहे दीपावली जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। चलिए अब एक काम करते हैं, क्लोज पे आते हैं। इट्स 25141। एक छोटा सा 20-30 मिनट का पुल बैक आया था, हमने करीब 25,200 की ट्रैजेक्टरी को दोबारा हिट किया अनुज, बट अगेन क्लोज वहीं पे है 25,141। निफ्टी बैंक में एक बहुत छोटा सा, अगर आप देखें, प्राइस डैमेज था। कैसे रीड करें इस क्लोजिंग को और कल के लिए व्यू क्या होगा अनुज? हाँ ठीक है, देखिए क्या है ना, आज डिपेंड करता है आप कौन से कलर का चश्मा पहने। अगर ग्रीन पहनेंगे तो ग्रीन दिखाई देगा, रेड पहनेंगे तो रेड दिखाई देगा, है ना। मतलब तो मैं तो थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना, एक आजकल थोड़ा सा सावन का अंधा ही हूँ मैं, तो मुझे तो ग्रीन ही दिखाई देता है। मुझे तो मार्केट हमारी अच्छी दिखती है। फिर वो शायद ये थोड़ा सा रब ऑफ है आज जो मैंने शो किया मधु जी के साथ और सुनील जी के साथ, तो उसकी वजह से उसका रब ऑफ मान लीजिए या जो भी है। लेकिन मेरा तो ये व्यू रहेगा कि बैंक निफ्टी में आप कैरी करिए लॉन्ग पोजिशंस को। और एक चीज़, और आई थिंक 2 दिन से ये स्ट्रैटेजी काम कर रही है, अपनी लॉन्ग पोजीशंस को हेज करने के लिए निफ्टी का पुट ले लें। तो क्या हो रहा है, जैसे आज के केस में भी हुआ, अगर आप देखें उस पुट ने आपको ठीक ठाक बचा लिया होगा बेसिकली। और मार्केट का क्लोज बेहतर हो सकता था बिल्कुल, लेकिन ख़राब नहीं है। ये स्ट्रैटेजी जो है ना, ये काम कर रही है और ओवरनाइट रिस्क से आपको बचाती है बेसिकली। निफ्टी देखिए 25,050 के नीचे ही कमज़ोर होगा, मतलब ओवरऑल मार्केट का टेक्सचर जो है 25,050 के नीचे ही वीक होगा, तब भले ही आप एक पोजिशनल शॉर्ट के बारे में सोचें, तब तक नहीं। और मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में अभी भी जान बाकी है। अच्छा, थोड़ा सा बैंक निफ्टी शायद अब टाइम भी बाय कर रहा है, क्योंकि कल एक्सिस के नंबर्स आने हैं। उसके बाद सैटरडे को बैंक निफ्टी के लिए मेक और ब्रेक वाले नंबर्स आ जाएंगे 2, HDFC बैंक और ICICI बैंक। तो उसके बाद वो मंडे को रिएक्ट करेगा उसके ऊपर, तो उस वजह से। लेकिन स्ट्रेंथ है बैंक निफ्टी में। देखिए रिकवरी ज़्यादा बैंक निफ्टी में आती है। आज भी देखिए HDFC बैंक, ICICI बैंक, निफ्टी बैंक, एक समय को ऐसा लगा था ग्रीन में भी आ जाते हैं हम। तो ठीक है, यहाँ पर आई थिंक वो अप्रोच काम कर रही है। तो वही अप्रोच रहेगी इस समय कि निफ्टी बैंक में आप अपनी पोजीशन कैरी करें और थोड़ा सा ये निफ्टी के पुट्स के थ्रू चाहे तो अपने आप को हेज कर ले। ये मेरी एक अप्रोच रहेगी। मैं इंटरव्यू सुन के आया, उसके बाद मैं गदगद हूँ और मैंने मेरे ख्याल से 20 साल के करियर में इक्विटी के अगेंस्ट जितनी भी नकारात्मक चीज़ें होती हैं वो इस बार देख ली हैं, है अनुज। खराब अर्निंग्स का दौर, उसके बाद वॉर, उसके बाद टैरिफ, उसके बाद गोल्ड और सिल्वर का, जिसे कहते हैं ना, अभूतपूर्व प्यार, सब कुछ तो देख लिया हमने, है ना अनुज। और सब कुछ इक्विटी के अगेंस्ट, और सब कुछ देखने के बाद भी ऑल टाइम हाई से हम निफ्टी पर कुल मिलाकर 1500 पॉइंट दूर हैं वीरू। आज 26,277 का हाई था ना हमारा, 1100 पॉइंट हार्डली। हाँ, और ये तो देखिए, ये तो आपको 52 वीक हाई दिखा रहा है, क्योंकि अब ऑब्वियसली वो सितंबर लास्ट ईयर में लगा था, तो अब तो हम उससे मूव ऑन कर चुके हैं, तो कोई बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं बचा है। तो इतना सब कुछ सहने के बाद भी इक्विटी यहाँ पर है, तो फिर क्या मतलब क्या बुराई है। चलिए BTST STBT ट्रेड शुरू करें जी। BTST STBT ट्रेड शुरू करते हैं। गावा सर शुरुआत करेंगे। गावा सर क्या चुन रहे हैं आप? वेल, स्टॉक का नाम है मदरसन। BTST के लिए ठीक है, एक ब्रेकआउट मैंने अभी भी मिला है लास्ट आवर में। ट्रेड करा 105 में, स्टॉप लगेंगे 104 का। टारगेट होना चाहिए 108 का, 108 का टारगेट होना चाहिए मदरसन। ओके, संवर्धन मदरसन, गावा सर के पिक। कविता जी आप क्या कैरी कर रही हैं कल के लिए? तो अनुज जी एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी लेकर जाएंगे। मुझे लगता है बजाज ऑटो का सेटअप काफी अच्छा है, और अगर इसका 9400 का कॉल देखें तो वो 63 रुपीस के आसपास अभी चलता हुआ दिख रहा है। तो एक लॉट आप 9400 का कॉल बाय करें, और ऊपर 9600 का कॉल अराउंड 31 रुपीस में जा रहा है। सो रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल होगा। हार्डली 2500 रुपए की रिस्क पर 12,000 का मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। सो 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड है। सो 9400 के कॉल को बाय करें, 9600 का सेल करें। ओके, बजाज ऑटो, हाँ, क्लियर प्लेसमेंट, और अभी भी डे हाई की ट्रैजेक्टरी में खड़ा हुआ है ये, और विद वाइल्ड लोअर शैडो। माना साहब का ट्रेड? तो देखिए वीरेंद्र जी, 361 के फ्यूचर में खरीदारी करके जाएंगे। जो कंसोलिडेशन हम देख रहे थे पिछले 3 मंथ में, उसके अपर बैंड को स्टॉक ने आज ब्रीच किया है। तो 361 के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। 1126 के प्राइस चल रहे हैं। 1112 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 1150 तक के टारगेट्स पॉसिबल। ओके, 361 मैम। ये कभी
कविता जी की ट्रेड हो गई। अमित जी आप क्या चुन रहे हैं, एसटीबीटी या बीटीएसटी? जी शेयर जी बीटीएसटी आईसीआईसीआई बैंक लेके जाना चाहूंगा। अगर देखे तो स्टॉक ने 10 डमा दिन में टेस्ट किया था और ऑलमोस्ट डेज हाई पे क्लोज हो रहा है। यहाँ पे स्ट्रेंथ है, इसे बाय करें। 1384 के लगभग प्राइस है। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 1372 का, 1372 का, और टारगेट्स रहेंगे 1410 रुपीज के। ओके चलिए अब रचना जी बताइए आपकी ट्रेड। जी हम सोनाकॉम के फ्यूचर्स को लेके जाएंगे। 454 पे है, हम सेल लगाएंगे 450 पे और हमारा अपसाइड पे टारगेट होगा 460 एंड 65। ओके ये आपका ट्रेड हो गया सोना बीएलडब्ल्यू। अरुण जी आपका ट्रेड क्या रहेगा कल यानी वेडनेसडे मॉर्निंग के लिए? वीरू जी मैं एसटीपीटी के साथ जाना चाहूंगा। एशियन पेंट्स को सेल करने की सलाह रहेगी। 2348 का स्टॉप लॉस लगा के इसको सेल करें। मुझे लग रहा है ये ब्रेकडाउन के आसपास है और 2270 तक के टारगेट्स इसमें आ सकते हैं। तो कल के लिए एसटीपीटी एशियन पेंट्स में करके चल सकते हैं। ओके एशियन पेंट्स में बिकवाली की राय फिलहाल डेज लो पे क्लोज होने की तैयारी, करीब करीब 1% की गिरावट के साथ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बैकस एसेट मैनेजर के फाउंडर सुनील सिंघानिया का मानना है कि फाइनेंशियल, फार्मा, मेटल और न्यू एज कंपनियों में आगे बड़ा पैसा बन सकता है। वहीं एमके वेंचर्स के फाउंडर मधु केला का कहना है कि कैपिटल मार्केट कमाई की बड़ी थीम बन सकती है। बाजार के इन दोनों बड़े दिग्गजों ने क्या कुछ कहा, आपके लिए लेकर आते एक बार सुनिए। सुनील जी इस साल आपके हिसाब से पैसा कहाँ बनेगा, मतलब कौन सी इस समय आपको अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस दिख रहे हैं इस साल? अगर ऑब्वियसली आप स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं करेंगे, लेकिन कोई कुछ थीम्स जो आपको लग रहा है कि इन लेवल्स पर काफ़ी अच्छी हो सकती हैं। सो अगर एसेट क्लास देखेंगे तो हम आई एम प्रिज्यूमिंग यू आर टॉकिंग अबाउट इक्विटीज ओनली, अभी इक्विटीज की बात हो रही है। आई थिंक सो सी इंडिया इज नाउ ट्रांजिशनिंग, यू नो। मुझे लगता है जो 1 ट्रिलियन से 4 ट्रिलियन डॉलर की जो इकोनॉमी हुई, उसमें जो कंपनीज, जो सेक्टर्स ने कंट्रीब्यूट किए, जो 4 ट्रिलियन से 8 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी जाएगी ना, तो सम ऑफ द सेक्टर्स विल चेंज, सम ऑफ द कंपनीज विल चेंज। एंड आई थिंक अगर फॉरवर्ड लुकिंग इन्वेस्टर रहना है, रेलेवेंट रहना है, तो वील हैव टू स्टार्ट थिंकिंग लिटिल डिफरेंटली। तो अमंग द आई वुड से द स्टेबल सेक्टर्स, आई थिंक फाइनेंशियल्स वुड बी अ स्टेबल सेक्टर, बट विद इन फाइनेंशियल्स ना उसमें भी काफ़ी चेंज हुआ है। पहले फाइनेंशियल्स का मतलब था बैंक्स, अब फाइनेंशियल्स का मतलब है एनबीएफसी, अब फाइनेंशियल का मतलब है नॉन फंड बेस्ड फाइनेंशियल, जिसमें सबसे बड़ा ग्रोथ है एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज। अभी फर्स्ट लॉट ऑफ रिजल्ट आए हैं एसेट मैनेजमेंट और वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज के, फिनोमिनल है, ग्रोथ इज फिनोमिनल। हम वो बिजनेस में हमको दिख भी रहा है वो। एक्सचेंजेस, इंटरमीडियरीज, आज ये जो डिपॉजिटरीज हैं, क्योंकि नंबर ऑफ अकाउंट्स बढ़ते जा रहे हैं तो बढ़ना ही है। आई थिंक विद इन फाइनेंशियल्स ऑल्सो ना थोड़ा चेंज होगा। अभी फिनटेक कंपनीज आ रही है, यू नो, ऑनलाइन पेमेंट वाली कंपनीज हैं बहुत। आई थिंक देयर यू हैव टू फोकस अपना। जो आप बैंक तो जाते नहीं हो, कितने साल से नहीं गए, अभी तो पूरा चेंज हो गया है। द वे ऑफ फाइनेंशियल्स हैव चेंज। देन देयर आर ट्रेडिशनल सेक्टर्स जिसमें फार्मा है। आई थिंक इंडिया इज ग्लोबली कॉम्पिटिटिव, तो ठीक है, यू नो, थोड़ा बहुत इन द नियर टर्म टैरिफ वेरिफ ये वो चलते रहेगा, बट इंडिया हैज ग्लोबल competitiveness plus domestic affordability of spending on pharma has increased, so both engines are there. And then you have the boring sectors like metals, we are very positive there. IT services growth is sort of slowing down, but I think new age companies जो अभी तक हम invest नहीं करते थे, I think we'll have to start looking at them constructively. पर्टिकुलरली कंपनीज जिसमें प्रॉफिट बनना शुरू हो गया है। हम लॉस मेकिंग कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, बट देयर आर सम आई वुड से फ्यूचरिस्टिक कंपनीज जहाँ पे प्रॉफिट बनना शुरू हो गया है। सुनील जी ने बात की, मधु भाई, जो जिस तरीके के नंबर्स भी देखने को मिल रहे हैं, कैपिटल मार्केट एज अ सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर बन गया हमारे लिए। क्या ये यहाँ से कंपाउंडिंग ग्रोथ दे सकता है आपके हिसाब से? लगता है अनुज, मतलब जो पब्लिक का इंटरेस्ट आ गया ना, दैट इज द बिगेस्ट थिंग विच आई एम टेलिंग अनुज। से आप एक साइकोलॉजिकली सोचो, ये जो पिछले लोग बोल रहे हैं 4-5 साल में बहुत पैसा रिटेल का आ गया, वहाँ ये 4-5 साल में ज़्यादा पैसा आया है देन व्हाट वी नॉर्मली यूज्ड टू गेट। पर ये देखना जरूरी है ना कि उसके 20 साल में इक्विटी एलोकेशन वाज मे बी 1% या 2% इन द सेविंग, तो वी आर जस्ट कैचिंग अप। और दूसरा, लोगों का पैसा बनना है रिटेल पब्लिक के घर में, जिसके घर में शेयर रह गया अनुज,
पिछले 4 साल में, 5 साल में, स्पेसिफिकली इवन ऑन स्मॉल कंपनीज. जस्ट लेट मी गिव यू जस्ट एन एग्जांपल. सुज़लॉन का भाव 2 रुपये हो गया था. अभी कोई इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप तो था नहीं सुज़लॉन में, और कोई शाने के घर में शेयर नहीं था, पर फिर भी करोड़ों शेयर का रोज ट्रेडिंग होता था सुज़लॉन में, राइट? तो किसके घर में माल था? रिटेल पब्लिक के घर में ही था ना. अरे अब वो 2 रुपए का 70 रुपए हुआ, तो सबसे ज्यादा पैसा किसने कमाया? सीजी पावर. तो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. 8 रुपए 10 रुपए, कई सारी ऐसी कंपनीज होंगी जहां पे लगता था कोई वहां पे ना किसी शाने ने लिया, ना कोई इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप थी. तो ऑल आई एम सेइंग ना, people are seeing that wealth effect, and equities definitely has become like an accepted asset class. And the fact that this time around it is not pure trading driven, 30,000-40,000 crore rupees of inflows in SIP is not a small number any longer. So I am quite optimistic that unless and until there is some really black swan event which happens wherein people actually lose 20, 30, 40% जो हमको दिखता नहीं है एट अ मार्केट एज ए होल, तब तक ये चलेगा लगता है अनुज. और वो नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स फ्रॉम 4 crores to 22 crores, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स फ्रॉम लेस देन 2 crores to now 12, 13 crores, इट्स ऑल साइन दैट देयर इज ब्रॉडर पार्टिसिपेशन देयर इन द मार्केट. क्या तो ये इस खूबसूरत सी बातचीत का आप अंश सुन रहे थे. खैर अब एक काम करते हैं, दीपावली पे ही फोकस करते हैं और दीपावली के साथ जी हाँ बात करते हैं दीवाली की बम्पर कॉल्स, ब्रोकरेज व्यूज़ जो आपकी इस दीपावली को और जिसे कहते हैं ना मुनाफे वाली बना सकते हैं. आइए देखते हैं खास सेगमेंट ब्रोकरेज बम मुनाफे का दम. दीपावली आज किन किन हाउस व्यूज़ को आप शेयर कर रही हैं, क्या क्या टारगेट्स हैं, कौन कौन से स्टॉक्स? आज जो स्टॉक्स हम पिक कर रहे हैं वो प्रभुदास लीलाधर के पिटारे से आए हैं और उनकी तरफ से जो पटाखा शेयर्स रहे हैं एक एक करके बता देते हैं. पहला स्टॉक जहां पर प्रभुदास लीलाधर बेट कर रहा है वो है अनंतराज इंडस्ट्रीज़ का. 940 पहले टारगेट्स, दूसरे टारगेट्स 1100 के, तो यानी 2 टारगेट्स के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं 1 साल के नज़रिए के साथ. यानी मौजूदा लेवल से लगभग 63% अपसाइड वो देख रहे हैं. तो यहाँ पर जो पहली दिवाली पिक है वो अनंतराज इंडस्ट्रीज़ है. दूसरी है एचबीएल इंजीनियरिंग की. फिलहाल अगर एग्जिस्टिंग लेवल से कंपेयर करें तो लगभग 33% का अपसाइड ब्रोकरेज हाउस देख रहा है इस दिवाली स्टॉक में. 1100 से 1250 के लक्ष्य वो मानकर चल रहे हैं ये हासिल कर लेगा अगली दिवाली तक. तो एचबीएल इंजीनियरिंग दूसरा शेयर रहेगा. तीसरा है स्विगी का. अगेन यहाँ भी 33% का अपसाइड वो अगली दिवाली तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं और इसलिए जो टारगेट्स हैं वो 530 से 580 के हैं स्विगी में, यानी मौजूदा लेवल से 33% का अपसाइड वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं. टीवीएस मोटर्स पर बेट कर रहे हैं और यहाँ पर जो टारगेट हैं अगली दिवाली तक वो 4100 से 4500 तक के हैं. यानी एग्जिस्टिंग लेवल से कंपेयर करें तो यहाँ भी 30% का अपसाइड इस दिवाली स्टॉक में वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं. और आखिर में मेटल स्पेस से हिंदुस्तान कॉपर, जहाँ पर टारगेट अगली दिवाली तक 405 से 440 के हैं. ये अगला दिवाली स्टॉक है और यहाँ भी एग्जिस्टिंग लेवल से कंपेयर करें तो 29% तक के रिटर्न्स वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं. तो ज़्यादातर स्टॉक्स की तरफ से 30-33% के रिटर्न, लेकिन ज़्यादातर जो स्ट्रॉन्ग एक बेट है वो अनंतराज इंडस्ट्रीज़ में आती हुई दिखाई दे रही है जहाँ पर 63% का अपसाइड वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं. तो ये है कुछ प्रभुदास लीलाधर की तरफ से दिवाली पिक्स. ओके चलिए दिवाली पिक्स की बात हो गई. मीन भाई एक बार निफ्टी वापस लेकर आइए. पूरी की पूरी रिकवरी जो है ऑलमोस्ट पूरी अब पंक्चर हो गई और अब हम डीलों पर तो नहीं लेकिन 25,126 पर बंद हो रहे हैं. एक बार देखते हैं पिछले कुछ मिनटों में प्रेशर कहाँ से आया. ऑब्वियसली टाटा मोटर्स तो है ही, लेकिन इसके अलावा आप देखिए टाटा मोटर्स एक्चुअली डेलो के करीब करीब बंद हो रहा है वैसे. इसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज़ में गिरावट आई थोड़ी सी. एशियन पेंट्स में गिरावट आई आज टुवर्ड्स द एंड. खासतौर से एशियन पेंट्स ऑलमोस्ट कोलैप्स हो गया. और मार्केट के सबसे वीक स्टॉक्स में से एक ट्रेंड के लिए ये साल बहुत ही ख़राब रहा है. इनफैक्ट 35% ट्रेंड इस साल में गिरा है यहाँ पर इस समय. ट्रेंड का ट्रेंड अमित जी, ये बेयर मार्केट ट्रेंड में, अब तो उसको बेयर मार्केट ही कहना होगा. 12 महीने में स्टॉक ऑलमोस्ट आधा हो गया. अब कहाँ तक ले जाएगा इस स्टॉक को? जी अनुज जी, काफी वीक स्ट्रक्चर है. स्टॉक अपना 10 EMA भी क्रॉस नहीं कर पा रहा है. कंटिन्यूसली लोअर हाइज बन रहे हैं. तो यहाँ पे इसका अगला सपोर्ट लगभग आता है 4450 के आसपास. तो जिस हिसाब से स्लाइड है मेरे को लगता है स्लोली एंड स्टेडीली 4450 की तरफ 4450 4400 की तरफ जा रहा है. यहाँ पे स्टॉप लॉस फॉर द व्यू विल बी 4675. ओके चलिए अब एक काम करते हैं, वीरू के पास चलते हैं और आज मार्केट ब्रेथ कैसी रही वो जान लेते हैं. वीरू बताइए.
जी अनुज, थोड़ा सा टुवर्ड्स क्लोज, इनफैक्ट सेकंड हाफ में ये काफ़ी ख़राब हुई ब्रेथ है आपके स्क्रीन पे। अच्छा, कल भी निफ्टी ने पुल बैक लिया लेकिन शॉर्ट का आंकड़ा बहुत था और सेम केस आज भी है। 98 शॉर्ट, कल 90 थे और कल का थीम था लोअर लेवल से रिवर्सल, आज हमने करीब करीब 25-310 से रिवर्सल दिया। 98 शॉर्ट, 17 में मात्र लॉन्ग, शॉर्ट कवरिंग 17 में, और लॉन्ग अनवाइंडिंग यानी प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट किया लगभग 82 स्टॉक्स में। स्लाइड्स ले गए एक एक करके। देखिए, लॉन्ग था आज कैपिटल मार्केट थीम में, कल भी था। MCX ने लीड किया एक्सचेंजेस को, उसके बाद 361, फेडरल बैंक, ICICI लोम्बार्ड, इरिडा। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में आइए जहां पे शॉर्ट कवरिंग थी, हालांकि ये आंकड़ा काफ़ी कम था। लॉन्ग और इनफैक्ट दोनों, सोलह BLW रिवर्सल, सम्मान कैपिटल स्ट्रेंथ, विप्रो रिवर्सल, मैक्स रिवर्सल, संवर्धन मदरसन रिवर्सल, इन सब में रिवर्सल आया शॉर्ट कवरिंग के सारे। शॉर्ट यूनोमिंडा, कुछ स्टोरीज कोलैप्स हुई हैं। यूनोमिंडा अपने साथ लॉन्ग लेके आया था इस सीरीज में, वो कोलैप्स हुआ। डिक्सन बिलो 100 EMA, सेल, इंडस टावर, ओरेकल फाइनेंशियल्स में कोलैप्स था, लगभग 3.5% नीचे रहा। और ये वो स्टोरी थी मिड कैप IT की जो अच्छा कर रही थी अब तक। टाटा मोटर्स को छोड़ दीजिए, इसको हटाइए केस में से। बाकी केफिन टेक, वोडाफोन आइडिया, गेल, यस बैंक, इन सभी काउंटर्स में आज थोड़ा सा प्रॉफिट्स जो था वो कैश में कन्वर्ट हुआ, एंड स्पेशली केफिन टेक। चलिए खैर, अभी जैसा है क्लोज, इट्स 25124, डे लो से अप्रॉक्सीमेटली 50 अंक ऊपर, लेकिन डे हाई से सब्सटेंशियली नीचे। चलते हैं अनुज के पास वॉल पे इस क्लोज को देखने के लिए। अनुज, ओवर टू यू। थैंक यू वीरू, बिल्कुल। और क्लोज ख़राब है थोड़ी सी, ये बात तो माननी पड़ेगी। खास तौर से आप एक बार जरा एडवांस डिक्लाइन दिखा दीजिए मुझे यहाँ पे, उसका जो ग्राफ है ना, एक बार वो देखते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट क्या 1:3 रहा, और टुवर्ड्स द एंड ये गैप थोड़ा बढ़ा ही है एक्चुअली। और परफेक्ट वो रसोई में जो चिमटा होता है, बिल्कुल वैसा इस समय आपको एडवांस डिक्लाइन का ये चार्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा। चलिए स्क्रीन पर देखते हैं जरा मार्केट की क्लोज। 100 पॉइंट नीचे रहे निफ्टी पर 25,124 पर। बैंक निफ्टी हालांकि रिलेटिवली कम गिरा 160 पॉइंट। निफ्टी IT सुबह स्ट्रॉन्ग था, एंड तक जाते जाते बड़ा वीक हो गया, 170 पॉइंट नीचे रहा। लेकिन आज की असली दिक्कत मिड और स्मॉल कैप थी। मिड कैप करीब 1% और स्मॉल कैप पूरा 1% नीचे आपको बंद हुआ। एग्जैक्ट 1:3 का एडवांस डिक्लाइन था। 725 बढ़ने वाले शेयर के सामने 2180 गिरने वाले शेयर। बैंग ऑन 3:1 का एडवांस डिक्लाइन रेशो। चलिए अब सेक्टोरल लूजर्स पर आते हैं। इंटरेस्टिंगली आज PSU बैंक्स ने लीड ली वीकनेस में, 1.5% नीचे। मेटल्स, इसमें आज अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हुई, 1% के करीब नीचे रहा। रियल एस्टेट में गिरावट थी, ऑयल एंड गैस नीचे आया, फार्मा नीचे आया, और कैपिटल गुड्स यहाँ पर भी हल्की सी गिरावट आपको देखने को मिली। गेनर्स में आते हैं। एकला चलो रे, आज निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स अकेला गेनर 1/4% ऊपर। देखिए टाटा मोटर्स को रहने देते हैं, ये टेक्निकली लूजर्स में नहीं माना जाना चाहिए। हालांकि 400 रुपये के बेस प्राइस पे ये भी गिरा। डॉक्टर रेड्डीज डाउन था। बजाज फाइनेंस में आज गिरावट आई। BEL, ट्रेंड और TCS आज यहाँ पर थोड़ी सी आपको गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा ये आप गेनर्स में मैक्स हेल्थ केयर, मैक्स में अच्छे मूव्स थे 1.5% के। टेक महिंद्रा, कल के नंबर से पहले टेक महिंद्रा में अच्छी बाइंग। अपोलो हॉस्पिटल्स में ठीक ठाक बाइंग थी। विप्रो में अच्छी खासी बाइंग थी। इसके अलावा बजाज ऑटो, कल इसके नंबर्स जो आए थे अक्टूबर महीने के EV के, उसके बाद से यहाँ गेंस हैं। और श्रीराम फाइनेंस ये करीब 1/3% नीचे था। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है कि लास्ट का 1 घंटा थोड़ा ख़राब रहा, जिसकी वजह से क्लोज ख़राब हो गई। 2:30 बजे तक लग रहा था कि शायद मार्केट वापस 25,200 के ऊपर आ जाएगा, नहीं आ पाया, और हम एक ख़राब क्लोज के साथ बंद होते गए। जी, लेकिन मंगल को गजब की दंगल हुई है ना, एक्सपायरी के दिन ऊपर से खिसके, फिर नीचे आए, नीचे से खिसके बीच में गए, और बीच में ही लटक गए। और एक चीज़ ऐड करना चाह रहा था वीरू में, एक चीज़ ऐड करना चाह रहा था। बिल्कुल ये मार्केट का पंचनामा जो हमारे दर्शक पूछ रहे हैं, अब हम दिवाली के बाद रिज्यूम करेंगे। थोड़ा सा दिवाली तक इसको ब्रेक दे रहे हैं हम मार्केट का पंचनामा को, अब हम दिवाली के बाद रिज्यूम करेंगे उसे। जी हाँ, तो मार्केट का पंचनामा के लिए करिए थोड़ा सा इंतजार। मेरे ख्याल से अगले हफ्ते दीपावली के बाद इस हम सेगमेंट को, खास सेगमेंट को फिर से एक बार रिज्यूम करेंगे। आपसे इस पैनल की मुलाकात होगी कल सुबह मॉर्निंग कॉल और मुनाफे की तैयारी में। तब तक के लिए नमस्कार।